और शब्द शक्ति इत्यादि के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। सैद्धांतिक पक्ष टीजीटी हिंदी के लिए नहीं पढ़ना होता, ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को। अब साहित्य वाला जो पार्ट है यही सबसे बड़ा पार्ट है, इसी सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कुल 4 काल हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 4 काल आपको पढ़ने हैं और इन 4 कालों में सबसे पहले हमने पहली क्लास में शुरू किया है आदिकाल को। आदिकाल से हमने अपनी क्लास को शुरू किया है। इसमें साहित्य इतिहास लेखन के बारे में भी पढ़ना होता है, जो कि आपको इसके अंत में पढ़ा दिया जाएगा। साहित्य इतिहास लेखन कि हिंदी में जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है, काल विभाजन, नामकरण है, पहले कवि और पहली रचना का विवाद है, हिंदी साहित्य के आरंभ की बात है, वो सारी बात आपको क्लास मतलब जो साहित्य वाली क्लास है उसके अंत में इस सेक्शन को पढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस क्लास में आदिकाल का पार्ट शुरू किया गया है और आदिकाल की आज ये दूसरी क्लास है। अब बात करते हैं, इसके बाद साहित्य के बाद व्याकरण का खंड, फिर भाषा का खंड, फिर काव्यशास्त्र का खंड आपके चलेगा इस क्लास में। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं आदिकाल को और आदिकाल में पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले जब किसी सेक्शन को शुरू करते हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है कि उस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कल की क्लास में, लेकिन एक छोटा सा एक ओवरव्यू यहाँ पर भी दे दूँ कि आदिकाल में सबसे पहले हम काल विभाजन और नामकरण की बात करते हैं, यानी ये काल कहाँ से कहाँ तक फैला है और इसके क्या क्या नाम दिए गए हैं। दूसरा, इस काल की पृष्ठभूमि की बात होती है कि इस काल की पृष्ठभूमि कैसी है, क्योंकि जैसी पृष्ठभूमि होगी वैसा ही साहित्य निर्मित होगा। फिर हम आदिकाल के साहित्य को पढ़ते हैं और आदिकाल के साहित्य में सबसे पहले अपभ्रंश का साहित्य आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देश भाषा यानी आदिकाल का साहित्य पढ़ेंगे। देश भाषा के साहित्य में भी आप मुख्यतः 3 पार्ट को पढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत आप सिद्ध साहित्य को, फिर नाथ साहित्य को, फिर जैन साहित्य को पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा वीरतापरक साहित्य है और इसके अंतर्गत आप रासो काव्य धारा को पढ़ते हैं। और तीसरा लौकिक साहित्य है, लौकिक काव्य धारा को आप पढ़ते हैं। हिंदी के जातीय कवि यानी अमीर खुसरो, विद्यापति, ढोला मारूरा दुहा, संदेश रासक, ऐसी रचनाओं के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर पढ़ना होता है आदिकाल का गद्य साहित्य। आदिकाल का गद्य साहित्य ये पार्ट आपको पढ़ना है। तो आदिकाल का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो यहाँ तक है। तो ये हमने शुरू किया था पिछली क्लास में काल विभाजन एवं नामकरण के सेक्शन को, उसी के संदर्भ में मैं बात करूँगा। काल विभाजन नामकरण के पार्ट में जो चार्ट बनवा करके विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने और विद्वानों ने क्या क्या नाम आदिकाल को दिया है, इस बात को मैं नोट करवा चुका हूँ। तो मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी आज की क्लास में जुड़ा हुआ है नया, तो वो सबसे पहले मतलब आज की क्लास के बाद वो जो पहले क्लास की वीडियो है जो आपके ग्रुप में भेज दी गई है ऑलरेडी, आप उसको देख लेंगे और नोट्स को अपने आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज मैं वहीं से शुरू करूँगा, काल विभाजन और नामकरण के पार्ट से ही बातचीत अपनी। देखिए आदिकाल में काल विभाजन और नामकरण, किसी भी काल को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो काल कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसी को काल विभाजन कहते हैं। और उस कालखंड को क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला काल हिंदी साहित्य का आदिकाल है। अब इसके नामकरण को लेकर के कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी, मतलब पिछली क्लास में, कि हिंदी साहित्य के 2 ही कालखंडों के नाम पर सर्वाधिक विवाद है। एक पहले कालखंड जिसको कि आदिकाल कहते हैं और एक तीसरा जिसको कि रीतिकाल कहते हैं। बाकी भक्तिकाल और आधुनिक काल के नाम पर प्रायः ज़्यादा मतभिन्नता विद्वानों में देखने को नहीं मिलती है। भक्ति आंदोलन के कारण वो भक्तिकाल को भक्तिकाल मान लेते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रभाव के कारण, और नवजागरण के प्रभाव के कारण वो उसको आधुनिक काल मान लेते हैं, ठीक है। तो इस बात की चर्चा हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में कर ली है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल के क्या क्या नाम दिए हैं। इसको मैंने नोट करवा दिया है, केवल इतना ही पार्ट नोट करवाया था। इसमें कुछ बातें नोट करवानी है जो चार्ट बनाने के बाद उस बात को हम नोट करेंगे, फिर हम अगले पार्ट पर चलेंगे। देखिए सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल का नाम दिया था। ये बात हमने नोट कर लिया है।
चारण काल का नाम दिया और इस काल की जो समय सीमा उन्होंने मानी 700 से 1300 ईस्वी। अब आज चारण काल जैसा नाम क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि अगर आप इस काल को चारण काल कह देते हैं तो चारण का मतलब होता है भाट कवि, ऐसे कवि जो कि दरबारों में राजाओं की प्रशस्तियाँ गाते थे और राजा की प्रशंसा किया करते थे, राजा के साथ युद्ध में जाया करते थे और जो कुछ हुआ करता था उसका आकर के आंखों देखा वर्णन दरबार में किया करते थे, वही चारण या भाट कहलाते थे। तो अब आप अगर चारण काल इस काल को कह देंगे, चूँकि ग्रियर्सन के समय तक ज़्यादातर वीरतापरक साहित्य ही प्राप्त हुआ था, तो वो ज़्यादातर चारण कवियों के द्वारा लिखा गया था। इसी कारण उन्होंने इस काल को चारण काल कह दिया। लेकिन बाद में जब इस काल में धार्मिक साहित्य लौकिक साहित्य भी आ गया, तो आप अगर केवल चारण काल कह देंगे तो ये फिर एकांगी नाम हो जाएगा। तो इसीलिए इस काल को चारण काल नहीं कहा जाता, क्योंकि केवल चारण काल कह देने से उसके अंतर्गत केवल और केवल वीरतापरक साहित्य आएगा, अन्य साहित्य बाहर हो जाएगा। तो आज इस नाम की इसी कारण कोई उपयोगिता नहीं है। हाँ, ग्रियर्सन ने आदिकाल की जो शुरुआत है वो 700 ईस्वी से और इसका जो अंतिम समय है वो 1300 ईस्वी माना है, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी की शुरुआत। हमेशा शताब्दी एक प्लस में चला करती है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, अभी बता देता हूँ। 0 से लेकर के 99 को हमेशा शताब्दी एक प्लस में चला करती है, हम पहली शताब्दी कहते हैं। यहाँ पे 0 है तो इसको हम पहली शताब्दी कहते हैं, क्योंकि 100 वर्ष, अब 1900 को तो 0 ही वर्ष कहेंगे ना, 1900 तो 0 ही वर्ष होता है। तो ऐसे ही जब सन शुरू हुआ था तो 0 से 99 पहली शताब्दी, 100 से 199 दूसरी शताब्दी। एक देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 चल रहा है, +1 में चल रहा है। ऐसे ही आप 200 से 299 कहेंगे तो ये तीसरी शताब्दी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 700 ईस्वी को ही हम 8वीं शताब्दी कहते हैं। जब आप 700 से 799 पे आएंगे तो ये एक प्लस में चलेगा 7 से, तो ये 8वीं शताब्दी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच का समय कहा था। तो खैर, सबसे पहला नाम है इसमें ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन आदिकाल को चारण काल कहते हैं, उसकी शुरुआत 700 ईस्वी या 8वीं शताब्दी से मानते हैं। लेकिन आज चारण काल नाम की कोई प्रासंगिकता नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद अगला नाम आता है मिश्र बंधु का, जो 3 भाई थे जिन्होंने कि 4 खंडों में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा था, और उन्होंने उसमें पहले काल का नाम प्रारंभिक काल दिया था, प्रारंभिक काल। और इस काल की समय सीमा उन्होंने 700 से लेकर के 1444 संवत मानी थी। अब ध्यान से समझना है आपको कि प्रारंभिक काल नाम स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक काल एक व्यापक नाम है जो हर क्षेत्र में स्वीकार किया जा सकता है। इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये साहित्य का पहला काल है। ये आप अगर गणित लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रारंभिक काल, गणित का इतिहास लिखेंगे वहाँ पर भी प्रारंभिक काल हो सकता है। इतिहास का भी इतिहास लिखेंगे तो भी, समाजशास्त्र का इतिहास लिखेंगे, राजनीति शास्त्र का इतिहास, कहीं पर भी प्रारंभिक काल से आप किसी विषय के पहले काल को बता सकते हैं। तो इस नाम को तब स्वीकार किया जा सकता है जब हमारे पास अन्य नाम का कोई विकल्प ना हो। तो ये नाम अनुचित नाम नहीं है, लेकिन ये नाम कई क्षेत्रों में प्रयोग होने के कारण बहुत ही सर्वसाधारण नाम है। तो जब हमारे पास कोई विशिष्ट नाम है तो हम फिर इस नाम के पर विचार बाद में करते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के रूप में हिंदी साहित्य का आरंभ 700 संवत, कल ही मैंने बताया था कि संवत में से 57 वर्ष घटा देने पर ईस्वी बन जाती है। तो 700 में से 57 वर्ष घटा देंगे तो 643 ईस्वी हो जाएगा। यानी मिश्र बंधुओं ने जो आदिकाल की शुरुआती सीमा है वो 643 ईस्वी से मानी है। तो ये तो बात होगी मिश्र बंधु की। मिश्र बंधुओं के बाद अगला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या जिनको हम शुक्ल जी कहा करते हैं, जिन्होंने 1929 में पहली बार हिंदी साहित्य का पहला प्रौढ़ इतिहास, जिसको कि हिंदी साहित्य का इतिहास ही कहते हैं, जो हिंदी सप्तागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था, वहाँ पर शुक्ल जी ने पहली बार दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया। दोहरा नामकरण किसको कहते हैं? एक काल के 2 नाम देना। शुक्ल जी ने इस तरीके से लिखा है आदिकाल, इस काल का नाम इस तरीके से लिखा है आदिकाल ब्रैकेट में वीर गाथा काल, ध्यान समझिएगा, वीर गाथा काल, और इसका समय दिया है
1050 से 1375 संवत, समझते चलिए आप। तो आज हम फिर वीर गाथा काल ही क्यों कहते हैं शुक्ल जी द्वारा दिया हुआ नाम, क्योंकि शुक्ल जी ने जो चैप्टर आगे लिखे और जिसको मुख्य आदिकाल का साहित्य माना, उसको उन्होंने वीर गाथा काल ही नाम दिया था। आदिकाल नाम को बहुत प्रमुखता उन्होंने नहीं दी, केवल आदिकाल नाम का संकेत दिया उन्होंने। तो इसीलिए अगर ध्यान सुनिए, आज प्रश्न आता है कि आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया हुआ है, तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहले हिंदी साहित्य का जो पहला काल है उसको आदिकाल मानते हुए उसी नाम से चैप्टर लिखा है। शुक्ल जी ने यहाँ पर नाम का संकेत तो दिया, लेकिन इस नाम से चैप्टर, इस नाम से प्रमुखता नहीं दी उन्होंने। चैप्टर का मतलब प्रमुखता, इस काल के साहित्य को ज़्यादा प्रमुखता उन्होंने वीर गाथा का साहित्य यानी ज़्यादातर वीरता परक साहित्य कहते हुए उन्होंने दिया। इसीलिए ज़्यादा जोर वीर गाथा काल पर होने के कारण शुक्ल जी द्वारा यह माना जाता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया और आदिकाल नाम का मात्र संकेत दिया था। इसीलिए शुक्ल जी के संदर्भ में आदिकाल का नाम वीर गाथा काल पढ़ाया जाता है। मैं इस बात में थोड़ा सा आपको प्रमाण भी दे दूं ताकि आपको बात पता रहे। देखिए, एक ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन दिमाग में बात हमेशा क्लियर रहेगी। ये शुक्ल जी की किताब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और यहाँ पर देखिए शुक्ल जी ने अपना काल विभाजन किया है। यहाँ पर देखिए, आप मेरी उंगली के हाथ पर देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है आदिकाल और ब्रैकेट में वीर गाथा काल। जी सर, दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए शुक्ल जी ने ही ये पहली बार, इसको दोहरा नामकरण कहते हैं, 2 नाम देने की। अब यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट थोड़ी सी बात समझा देता हूँ, 1 मिनट समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये है आदिकाल नाम से लिखा हुआ है प्रकरण 1, लेकिन आदिकाल में उन्होंने केवल 1.5 पेज लिखा और केवल एक परिचयात्मक जानकारी दी। इस नाम पर उन्होंने किसी भी आदिकाल की कोई रचना का बहुत जिक्र नहीं किया। फिर प्रकरण 2 अभ्रंश काव्य नाम दिया, इसको भी आदिकाल के नाम मतलब हिंदी के पहले काल के रूप में बहुत ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी, केवल अभ्रंश काव्य की थोड़ी सी जानकारी दी है इस काल में। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काल है उनका, ध्यान से देखते आप चलेंगे, वो है वीर गाथा काल। ये है जिसका उन्होंने समय भी दिया है 1050 से 1375, और इसी को देश भाषा काव्य भी कहा है, और इसी को हिंदी साहित्य के पहले काल का साहित्य भी माना है। और इसीलिए इस पर जोर देने के कारण लोग आज ये कहते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। जबकि आपको अपने दिमाग में, मैं इस बात को लिखवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर प्रश्न आ जाए कि आदिकाल नाम का संकेत सबसे पहले किसने दिया है, तो शुक्ल जी ने दिया है। आदिकाल नाम किसका दिया हुआ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हिंदी के पहले काल को आदिकाल नाम से प्रचलित कर देते हैं कि ये आदिकाल है। शुक्ल जी वीरगाथा काल नाम से प्रचलित करते हैं, इसीलिए उनके द्वारा दिया हुआ नाम वीरगाथा काल ही माना जाता है। लेकिन हाँ, इस नाम का संकेत शुक्ल जी पहले दे चुके थे, ऐसा नहीं है कि पहली ही बार प्रयोग किया है केवल और केवल हजारी जी ने। हजारी जी से पहले इस नाम का संकेत शुक्ल जी ऑलरेडी दे चुके थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शुक्ल जी इस काल को वीरगाथा काल मानते। इस नाम के साथ भी दिक्कत वही है, क्या कि इससे पता चलता है कि आदिकाल में केवल और केवल वीरता परक रचनाएँ हैं, जबकि हम जानते हैं सिद्धनाथ जैनों का भी साहित्य है, लौकिक साहित्य भी है, कुछ गद्य साहित्य भी है। तो केवल आप किसी एक काल को वीर गाथा काल कह देंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि वीरता परक ही साहित्य है, अन्य साहित्य उसकी सीमा से बाहर होने लग जाएंगे। और जब ऐसा होने लग जाएगा तो फिर ये नाम बहुत प्रासंगिक नाम नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए वीर गाथा काल नाम को आज प्रासंगिक नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि शुक्ल जी द्वारा दिया हुआ ये समय सीमा, ये आज बहुत विवेच्य है, इसके ऊपर लोग बहुत बातचीत करते हैं। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 संवत, 1050 में से अगर आप 57 वर्ष घटा देंगे तो ये 993 ईस्वी, यानी शुक्ल जी आदिकाल की शुरुआत 993 ईस्वी से या 1050 संवत से मानते हैं, और इसकी अंतिम सीमा 1375 संवत। 1375 में से आप 57 घटा देंगे तो ये 1318 ईस्वी होता है। तो शुक्ल जी आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के बीच में मानते हैं। तो ये बात हो गई शुक्ल जी की। देखिए, मैंने नाम और उन्होंने क्या नाम दिया है, क्या समय माना है, कल मैंने एक चार्ट बना करके विस्तार से इसको लिखवा दिया था। अब केवल समझा रहा हूँ। समझाने के बाद किसी भी सेगमेंट को मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है वो ये कि पहले मैं उसको लिखवा देता हूँ ताकि लिखते समय भी बच्चे के दिमाग में डेटा चला जाए, और फिर उसको समझा देते हैं ताकि वो फिर डेटा फिक्स हो जाए, पक्का हो जाए आपके दिमाग में, फिर वो बार बार निकले नहीं, ताकि आप टेस्ट वगैरह दें तो बहुत अच्छे तरीके से वो आपके दिमाग में बना रहे। शुक्ल जी के बाद हम अगला नाम लेते हैं इसमें, इस सीरीज़ में। तो अगला नाम
राम कुमार वर्मा जी का। राम कुमार वर्मा जी ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। शुक्ल जी की विधेयवादी पद्धति जो साहित्य इतिहास लेखन की है उसी को फॉलो करते हैं राम कुमार वर्मा। शुक्ल जी भी विधेयवादी पद्धति के साहित्य इतिहासकार हैं और राम कुमार वर्मा भी विधेयवादी पद्धति। मैं पढ़ाऊंगा आपको, साहित्य इतिहास लेखन वाले पार्ट को पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अभी काम चलाने के लिए इतना बता देता हूँ कि विधेयवादी पद्धति एक पाश्चात्य विद्वान तेन थे, उनके द्वारा दी हुई पद्धति है, तेन ने दिया है। और इस पद्धति में 3 तत्वों पर जोर दिया जाता है, जाति, वातावरण और क्षण। यानी ये पद्धति ये कहती है कि अगर आपको किसी भी रचना का, किसी भी काल का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन मतलब कि मान लीजिए कि ये किताब कोई आदिकाल की किताब है और इसी रचना का मूल्यांकन करना है, तो ये पद्धति कहती है कि अगर आप मेरी पद्धति से मूल्यांकन इस किताब का करेंगे तो सबसे पहले आपको जाति, यानी ये जिस समय में लिखी गई किताब है उस समय का समाज कैसा है उसको आपको देखना पड़ेगा। वातावरण, जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया है उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति कैसी है ये बात आपको जाननी पड़ेगी। तीसरा, क्षण, वो वर्ष कैसा रहा है जब ये कृति लिखी गई है। फिर आप इस कृति को पढ़िए और इन तमाम चीज़ों को केंद्र में रख करके तब आप इस कृति का मूल्यांकन कीजिए। यानी एक अच्छा आलोचक वही होगा जो इस चीज़ को आधार में रख करके और फिर इस किताब को पढ़ करके इस रचना की आलोचना करेगा, इस रचना का मूल्यांकन करेगा। तो इस चीज़ को आधार बना करके जो पद्धति मूल्यांकन और विश्लेषण को बताती है उसको विधेयवादी पद्धति कहते हैं। शुक्ल जी इसी पद्धति को अपनाते हैं, राम कुमार वर्मा भी इसी पद्धति के साहित्य इतिहासकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया है? संधि एवं चारण काल। अब क्या मतलब है संधि एवं चारण काल का, बता देता हूँ। समय दिया है उन्होंने संधि एवं चारण काल का 750 से 1375 संवत। ध्यान से समझ लेंगे क्या मतलब है। राम कुमार वर्मा जो हिंदी साहित्य का पहला काल है उसको 2 अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं। पहले काल को संधि काल कहते हैं और दूसरे को चारण काल कहते हैं। ध्यान से समझिए, संधि काल का समय 750 से 1000 संवत मानते हैं और चारण काल का समय 1000 से 1375 संवत मानते हैं। यानी उनका ये मानना है कि आदिकाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा संधि काल। संधि काल का मतलब कहने का उनका 2 तात्पर्य है यहाँ पर संधि काल। एक तो ये कि जो आदिकाल है ये 2 भाषाओं का संधि काल, 2 भाषाओं का संधि स्थल है। एक जहाँ पर अपभ्रंश आकर के अपना मतलब अपभ्रंश की सीमा खत्म हो रही है 500 से 1000 ईस्वी, और दूसरी जहाँ से आधुनिक आर्य भाषा की शुरुआत हो रही है। तो अपभ्रंश की समय सीमा 500 से 1000 ईस्वी है। तो कहते हैं कि अपभ्रंश यहीं पर आकर के समाप्त हो रही है और यहीं से फिर आधुनिक आर्य भाषा यानी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का दौर शुरू हो रहा है। तो चूंकि ये काल इन दोनों प्रकार की साहित्यों को अपने भीतर लेता है, इसीलिए तो आप आदिकाल में भी आपने देखा था कि अपभ्रंश का नाम लिखा था, अपभ्रंश साहित्य। थोड़ा सा हम अपभ्रंश साहित्य को लेते हैं और फिर हम हिंदी के साहित्य को तो लेते हैं शुरुआती दौर के। तो इसीलिए 2 प्रकार के साहित्यों को, 2 प्रकार की भाषाओं को लेने के कारण इसकी शुरुआत संधि काल से होती है, भाषाओं का संधि काल और साहित्य का संधि काल। इसीलिए उन्होंने 2 भाषाओं, 2 साहित्यों के मिलने के कारण इस काल को संधि काल कहा और इसकी जो शुरुआती सीमा मानी 750 संवत। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से मानते हैं या आदिकाल की शुरुआती सीमा क्या मानते हैं, तो 750 संवत है, ध्यान रखेंगे। अब संवत को ईस्वी में कैसे बदलना है, 57 वर्ष घटा करके, 57 वर्ष घटा देंगे तो ये 693 ईस्वी हो जाएगा। यानी राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत को मानते हैं। ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपके, क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है जी? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर पहले काल का नाम तो संधि काल उन्होंने कह दिया, यानी इसमें उन्होंने मिश्र साहित्य को लिया जिसमें अपभ्रंश भी है, जिसमें थोड़ा सा देश भाषा। चारण काल में शुद्ध देश भाषा का साहित्य है, यानी चारण काल को 1000 संवत से, यानी 1000 से मान रहे हैं यहाँ से, जहाँ से हिंदी शुद्ध रूप में शुरू हुई है। तो चारण काल की शुरुआती सीमा 1000, यानी ये 943 ईस्वी से लेकर के और 1318 ईस्वी। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, शुक्ल जी की जो अंतिम सीमा है आदिकाल की, वही अंतिम सीमा
रामकुमार वर्मा की भी आदिकाल की है, यानी संधि एवं चारण काल की। तो चारण काल के अंतर्गत तो क्या बताते हैं कि जो दूसरे आदिकाल का जो दूसरा चरण है उसमें ज़्यादातर वीरता परक साहित्य, चारण या भाटों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य है, इसीलिए उसे हम चारण काल कहेंगे। अब इस नाम को क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? देखिए, ये नाम थोड़ा इन लोगों से व्यापक है। इसमें एक तो वीरता परक साहित्य तो आता है, साथ में अपभ्रंश का भी साहित्य आ जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर फिर वही होती है कि इसमें प्रायः जो लौकिक साहित्य है आदिकाल का, जिसमें कि अमीर खुसरो और विद्यापति जैसा कवि आते हैं, जिसमें कि आदिकाल का गद्य साहित्य आता है, जिसमें कि ढोला मारूरा दुहा जैसी रचना आती है, संदेश रासक जैसी रचना आती है, वो लौकिक धारा इसमें नहीं आ पाती और धार्मिक धारा भी पूरी तरह से नहीं आ पाती। जो जैनों का अपभ्रंश में साहित्य है वो तो आ जाता है, लेकिन देश भाषा में जो जैनों ने लिखा है वो नहीं आ पाता। यहाँ पर सिद्ध और नाथों का जो अपभ्रंश में है वो तो आ जाता है, लेकिन देश भाषा में जो लिखा गया वो नहीं आ पाता, क्योंकि देश भाषा में तो केवल और केवल चारण काल आ पाता। अब ध्यान समझिए, ये जो इधर का था, इधर ये अपभ्रंश 500 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में, इसको अपभ्रंश का साहित्य कहते हैं, और 1000 के बाद को देश भाषा का साहित्य, यानी शुद्ध हिंदी का। देश भाषा कहने का मतलब शुद्ध हिंदी का साहित्य। तो अपभ्रंश का साहित्य आप शुरुआती दौर का तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो सिद्धनाथों और जैनों में लिखा जा रहा है वो नहीं आ पाता। इसमें लौकिक साहित्य नहीं आ पाता, विद्यापति और खुसरो जैसा कवि बाहर हो जाएगा इससे। इसीलिए ये नाम भी पूरी तरीके से आदिकाल के साहित्य को अपने भीतर समाहित नहीं कर पाता, और इसीलिए संधि एवं चारण काल नाम भी आज मान्य नहीं है। लेकिन दिया गया है, प्रश्न आता है किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने। शुरुआत कहाँ से मानी? 750 संवत से। रामकुमार जी के बाद अगला नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ लिखा, जो कि 2 खंडों में है। पहला खंड जिसमें कि आदिकाल और भक्तिकाल की तक का साहित्य है, और दूसरे खंड में रीतिकाल और आधुनिक काल का साहित्य है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के पहले काल को शुक्ल जी से प्रभावित हैं। ये जितने भी साहित्य इतिहासकार हैं वो शुक्ल जी से प्रभावित हैं, यानी ये भी विधेयवाद की शुरुआत इन्होंने ही की, तो ये उसी विधेयवाद के अंतर्गत आने वाले हैं, ये भी उसी विधेयवाद के अंतर्गत आने वाले हैं। और इसीलिए शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, तो इन्होंने गाथा निकाल करके केवल आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी कि आदिकाल नाम वीर काल, आदिकाल को वीर काल कहा, और समय थोड़ा सा रिफाइन करते हुए इन्होंने 1000 से 1375 संवत, कल कोई 1400 संवत भी कह रहा था, 1400 संवत कुछ किताबों में लिख दिया गया है, लेकिन सही जो साहित्य के इतिहास में इनके समय है वो 1375 ही है, क्योंकि शुक्ल जी से प्रभावित हैं रामकुमार जी भी और विश्वनाथ जी भी, इसीलिए नाम भी उन्होंने वीरकाल जैसा ही यहाँ से लिया है, और अंतिम सीमा भी शुक्ल जी वाली ही मानी है। शुक्ल जी का अपने समय में बड़ा प्रभाव था, इसीलिए शुक्ल जी जब छायावाद की विरोधी व्याख्या कर देते हैं तो किसी आलोचक की मजाल नहीं होती है कि वो शुक्ल जी के उस लाइन को काट जाए, और उसी के कारण छायावाद के कवियों को कूदना पड़ा अपने युग को बचाने के लिए, अपने काल को, अपनी काव्यधारा को बचाने के लिए। निराला परिमल की भूमिका लिखते हैं, पंत पल्लव की भूमिका लिखते हैं, प्रसाद काव्य कला और निबंध लिखते हैं। ये शुक्ल जी का प्रभाव था। शुक्ल जी की वक्र दृष्टि जिधर की तरफ हो जाती थी, मजाल नहीं था कि कोई भी आलोचक, कोई भी साहित्य इतिहासकार उसको लांघ जाए। जीवित जब तक शुक्ल जी रहे, ये प्रभाव बनाए रखे वो हिंदी आलोचना जगत पर, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जगत पर। और शुक्ल जी के तमाम लोग फॉलोअर थे। शुक्ल जी कोई भी बात हवा में नहीं कहते थे, शुक्ल जी तर्क के साथ बात कहते थे, इसीलिए उनकी बात को काटना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ पूरा शोध करके कहते थे, और प्रभाव तो था ही था उनका, क्योंकि नागरिक पिचाणी सभा से भी बहुत दिनों तक जुड़े, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, श्याम सुंदर दास जी की सीधी अनुकंपा थी उनके ऊपर, तो बड़ा प्रभाव था शुक्ल जी का। तो उन्हीं के प्रभाव से तो 1000 से 1375 संवत के बीच में। अब इस नाम के साथ वही दिक्कत है जो यहाँ पर है, एक ही प्रकार का साहित्य आ पाएगा, ठीक है। इसी समय श्याम सुंदर दास जी भी लिख रहे हैं। श्याम सुंदर दास भी इस काल को वीर काल या अपभ्रंश काल कहते हैं, वो भी दोहरा नामकरण अपनाते हैं। समय उन्होंने कोई उपलब्ध नहीं करवाया है, और जब नहीं करवाया है तो उसकी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वीर काल और अपभ्रंश काल के साथ वही दिक्कत है जो यहाँ पर है, और जो संधि काल कहने से दिक्कत थी कि अपभ्रंश काल कह देते हैं तो अपभ्रंश का ही साहित्य आ पाएगा,
बाकी जो देश भाषा का साहित्य उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अन्यों के लिए जो संधि काल चारण काल में जो दिक्कत है वो यही दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी। इसीलिए आज इस काल को भी, इस नाम को भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अच्छा भाई, इसके बाद फिर अगला हम नाम लेते हैं। इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तक हो गया, श्याम सुंदर दास जी भी हो गए। अब अगला नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के पहले काल को आदिकाल नाम दिया और आदिकाल नाम देते हुए इसका समय 1000 से 1400 ईस्वी माना। और आज यही नाम मान्य है, आदिकाल नाम ही मान्य है। क्यों मान्य है, अभी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले सबको बता लें, तब फिर आदिकाल पर आएंगे कि आज इस नाम को क्यों सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। समय भी द्विवेदी जी का आज लगभग मान्य है। बस आज लोग मानते हैं कि 1000 से 1350 कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग अगर अपभ्रंश के साहित्य को इसमें शामिल कर लेते हैं तो 750 से 1350 के बीच में लोग आज समय मानते हैं। तो हम समय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये नाम मान्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही दिया हुआ है, परीक्षा में आता है। तो आप इसी नाम को सेलेक्ट करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम को। हाँ, अगर ये आ जाए कि आदिकाल नाम का संकेत किसने दिया है, इस बात को मैं लिखवाऊंगा, अभी आपके नोट्स में जाएगी ये बात, ठीक है। तो ये हो गई बात हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब हम इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अगला नाम लेंगे गणपति चंद्रगुप्त का। गणपति चंद्रगुप्त जी ने 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। और वो भी ग्रंथ हिंदी साहित्य के अतीत जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है उसकी तरह दो भागों में बटा है। पहले खंड में हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक की साहित्यिक सामग्री है। फिर दूसरे खंड में आधुनिक काल है पूरा का पूरा। तो जो पहला खंड है उसमें उन्होंने आदिकाल नाम के लिए 3 नाम सुझाए हैं, 3 विकल्प दिए हैं। एक आरंभिक काल कहा है उन्होंने, दूसरा उन्होंने उन्मेष काल नाम दिया है, उन्मेष काल, और तीसरा शून्य काल भी कहा है। अब ध्यान दें थोड़ा सा, और इसका समय उन्होंने माना है 1184 से 1350 ईस्वी। थोड़ा सा समझते चलेंगे क्योंकि इसको नोट करवा दिया है। मान लीजिए अगर किसी ने पहले वाली क्लास को नहीं नोट किया तो ऐसे भी वो बना के नोट करते चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, गणपति चंद्रगुप्त, इसको आरंभिक काल या उन्मेष काल, आरंभिक का मतलब भी वही जो प्रारंभिक होता है, जहाँ से शुरुआत, यानी ये भी सर्वसाधारण प्रकार का नाम है। उन्मेष का मतलब भी आरंभ होता है, लेकिन उन्मेष नाम आरंभ से ज़्यादा साहित्यिक है, ये बात अलग है कि ये नाम ज़्यादा साहित्य का लगता है। ये नाम तो सर्वसाधारण लगता है कि इसको किसी भी विषय का आदमी इस्तेमाल कर ले, हिंदी का भी कर ले, अब इतिहास का भी कर ले, राजनीति शास्त्र का भी कर ले, समाज शास्त्र का भी व्यक्ति अपने पहले काल को आरंभिक काल कह ले। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है। इससे ये नहीं पता चलता कि ये साहित्य का ही पहले काल का बोध करा रहा है, लेकिन हाँ, उन्मेष काल नाम करा सकता है, इसमें साहित्यिकता है। शून्य काल तो बेहद ही नकारात्मक सा नाम है। आप हिंदी साहित्य के पहले काल को ही जीरो काल कह देंगे, जीरो एरा कह देंगे, आप शून्य काल कह देंगे, तो इससे एक नकारात्मक नाम का बोध होने लग जाएगा। यानी ऐसा लगेगा कि हिंदी की शुरुआत सही तरीके से हुई ही नहीं है, नकारात्मक रूप में हुई है। और किसी भी विषय का विद्यार्थी कम से कम ये तो नहीं चाहेगा कि उसके विषय की शुरुआत नकारात्मक रूप से हो, फिर वो उसे क्यों पढ़ना चाहेगा। इसीलिए प्रायः नकारात्मक नामों को कभी नहीं स्वीकार किया जाता। तो आरंभिक काल नाम आज इसलिए नहीं स्वीकार है क्योंकि सर्वसाधारण है। उन्मेष काल के साथ कुछ बात है जो मैं आदिकाल के साथ तुलना करते हुए बताऊंगा, तो बात समझ में आएगी। अब हम इसमें गणपति जी के बाद अगला नाम लेंगे। अच्छा, डॉक्टर नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उन दोनों लोगों ने भी आदिकाल को आदिकाल ही नाम माना है। तो जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दे ही दिया पहले, तो बाद में आने वाले लोग उसके लिए अलग अलग नाम, एक ही आदिकाल जैसा ही नाम लेंगे तो उनका दिया हुआ नहीं माना जाएगा। जो सबसे पहले प्रयोग करेगा उसी का दिया हुआ माना जाएगा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी आदिकाल नाम दिया और उसकी समय सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य माना। यानी 7वीं शताब्दी का मतलब सीधी सी बात 600 से लेकर के 699, यानी वो 650 के आसपास से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं, और 14वीं शताब्दी का मध्य यानी कि 1350 के आसपास उसकी समाप्ति मानते हैं। तो शुरुआत उन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य से माना, ये बात आपको लिखवा दी है। नाम आदिकाल रखा तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले तो हजारी जी ने नाम दे ही दिया है। अब उनके बाद फिर
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम आता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी संश्लेषणात्मक पद्धति के साहित्य इतिहासकार हैं। उन्होंने 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ के लिखते हुए उन्होंने शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोगों की दृष्टियों को मिला देने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने जो काल विभाजन और नामकरण किया वो शुक्ल जी से और हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित है। क्यों? यहाँ पर नाम लिख करके मिटा दूंगा मैं, आप देखेंगे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी आपके नोट्स में है। उन्होंने 2 नाम दिए हैं, जैसे शुक्ल जी ने पहले दिए थे। उन्होंने पहले आदिकाल लिखा और ब्रैकेट में वीर गाथा काल लिख दिया, वीर गाथा काल। अब ध्यान रखिए ये नाम हजारी जी का है। संश्लेषणात्मक पद्धति के इतिहासकार क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दोनों लोगों को, 2 साहित्य इतिहासकारों की दृष्टि को मिला करके अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिख रहे हैं। अब ऐसे में ये पहला नाम आदिकाल द्विवेदी जी का हो गया, दूसरा नाम वीर गाथा काल शुक्ल जी का, तो 2 लोगों की दृष्टियाँ मिल गई। अब समय में देख लीजिए, समय 1000 से 1350 ईस्वी मानते हैं, तो 1000 कह देने से बात बन जाती है यहाँ पर कि द्विवेदी जी की शुरुआत। और 1350 कहीं ना कहीं ये 1375 या 1318 ईस्वी के बाद वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो शुक्ल जी की तरफ झुका हुआ है। तो आज ये अंतिम सीमा तो इनकी मानी जाती है, आज यही सीमा आदिकाल की अंतिम मान्य है विद्वानों में। शुरुआती सीमा थोड़ा सा हम आदिकाल में अपभ्रंश का साहित्य लेते हैं तो 750 ईस्वी तक ले जाते हैं, तो शुरुआती सीमा तो आज ये मान्य नहीं है, लेकिन अंतिम सीमा यही मान्य है। और इन्होंने 2 वही नाम दिए हैं जो पहले दिए गए हैं, तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात करने की जगह बचती नहीं है। अब हम अगला नाम इसमें बच्चन जी का देखेंगे, बच्चन सिंह। बच्चन जी ने 1996 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें कि उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले काल को अपभ्रंश काल, सही तो कहें तो उन्होंने अपभ्रंश काल ही दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने जातीय साहित्य भी जोड़ दिया उसमें, तो इसीलिए लोग अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य पूरा नाम मानते हैं। मूल नाम अपभ्रंश काल ही है, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य। समय उन्होंने कोई नहीं दिया, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि समय देना चाहिए था, समय की चर्चा उन्होंने नहीं की। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, केवल अगर आप अपभ्रंश काल कहते हैं तो फिर देश भाषा का साहित्य बाहर होने लग जाता है। दूसरी बात कि जातीय साहित्य को अगर आप लेते हैं तो लौकिक धारा का भी एक ही पार्ट आ पाता है, गद्य वाला पार्ट बाहर हो जाता है इससे। तो इस काल के नाम में भी अपनी सीमाएं हैं कि देश भाषा का साहित्य प्रायः नहीं आ पाता, कुछ गद्य साहित्य वगैरह भी इसकी परिधि से बाहर हो जाता है। हमको एक ऐसा नाम लेना चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें उसके भीतर आ जाएं, तो सबसे उत्तम नाम वही होगा। अब ऐसे में हमारे पास जब विकल्प है तो हम इस नाम को क्यों लें? ठीक है, अब इसी क्रम में देखिए, अब तक तो हमने ज़्यादातर साहित्य इतिहासकारों को पढ़ लिया कि उन्होंने क्या क्या नाम दिया। अब कुछ अन्य विद्वानों को भी देखेंगे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या कहा महावीर जी ने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल कहा, बीज वपन काल। आदिकाल को बीज वपन काल, इसका कोई समय नहीं दिया उन्होंने। बीज वपन काल कहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये हिंदी का नाम न हो के कृषि विज्ञान का नाम ज़्यादा है, विज्ञान का नाम ज़्यादा है। बीज पढ़ने का काल, आरंभ का तो द्योतक है ये, लेकिन बीज पढ़ने का काल कहने से क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होने वाला है? तो बीज वपन काल ज़्यादा साहित्यिक नाम नहीं है, ये तो पता चल जाता है कि इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो बीज वपन काल हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ये भी आज बहुत, क्योंकि ज़्यादा साहित्यिक नाम नहीं है। इसी में अगला नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत काल नाम दिया है। अब सिद्ध एवं सामंत काल जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि सिद्धों का साहित्य आ गया इसमें, धार्मिक धारा में से, लेकिन नाथ और जैन कहाँ गए ये नहीं पता लगा। सामंत काल कह देते हैं तो जो वीरता परक साहित्य है, चारणों के द्वारा दरबारों में लिखा गया, वो तो आ जाता है, लेकिन लौकिक साहित्य कहाँ गया, ये समस्या क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। तो इसीलिए ये भी नाम पूरे साहित्य को अपने भीतर समाहित नहीं कर पाता और इस नाम को भी आज उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। राहुल सांकृत्यायन जी के बाद अगला नाम इसमें धीरेन्द्र वर्मा एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दोनों लोगों को एक साथ में लिख दे रहा हूँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये दोनों भाषा वैज्ञानिक और जो साहित्यकार हैं, ये दोनों मानते हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी तो खैर कहानीकार भी हैं, दार्शनिक
लेखन भी भारतीय दर्शन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें गुलेरी जी ने लिखी हैं। प्राचीन हिंदी, जो पुरानी हिंदी है, उस नाम से किताब भी लिखी है। तो इसीलिए मैंने दोनों लोगों को भाषा वैज्ञानिक और हिंदी भाषा नाम की किताब धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी है। तो खैर, इन्होंने हिंदी साहित्य के शुरुआती काल को अपभ्रंश काल कहा है। अब इस काल के साथ, नाम के साथ वही दिक्कत है जो बच्चन जी के नाम के साथ दिक्कत है, तो इसीलिए आज उस नाम को भी बहुत ज़्यादा महत्व हम नहीं देते हैं। इसके बाद इस क्रम में एक नाम रह जाता है जो राम खिलावन पांडे, जो साहित्य इतिहासकार थे, राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे जी ने इस काल को संक्रमण काल कहा है। संक्रमण काल, और इसका समय दिया है 1000 से 1400 ईस्वी। तो समय तो वही है, समय के साथ वही दिक्कतें हो सकती हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के समय के साथ है। लेकिन संक्रमण काल कहने से, संक्रमण का मतलब होता है जहाँ पर दो भिन्न प्रकार की स्थितियाँ मिलती हैं, यानी जहाँ पर एक खास तरीके का धुंधलापन है। संक्रमण, दो चीज़ें, जैसे आप समझ लीजिए कि शाम और सुबह का मिलना, रात और दिन का मिलना, जो शाम होती है, जो गोधूली बेला होती है, वो संक्रमण की बेला है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर दो भिन्न प्रकार की स्थितियाँ आकर के मिले, उससे जो एक संक्रमित क्षेत्र बनता है, उसी को संक्रमण काल कहते हैं। अब अगर इस तरीके की बात कही जाएगी तो हिंदी का कोई भी काल संक्रमण काल है, क्योंकि आदिकाल में ही केवल और केवल अपभ्रंश और हिंदी का मिश्रण नहीं हो रहा है। आप भक्ति काल में देख लीजिए, आदिकाल की परिस्थिति और भक्तिकालीन परिस्थिति मिल रही है। आप रीति काल में देखिए कि भक्ति परक और श्रृंगारिक परक प्रवृत्ति मिल रही है। आप आधुनिक काल में देख लीजिए, मध्यकालीन और नवजागरण परक प्रवृत्ति मिल रही है। तो किस काल को आप संक्रमण काल नहीं कह सकते? ये तो इतना बड़ा नाम है कि जो किसी काल में भी, क्योंकि हर काल में दो नई प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, तब एक नई प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो ये तो हर काल में फिर ये बात फिट बैठ जाएगी। तो ऐसे में इस काल को भी आज बहुत प्रमुख नाम के रूप में नहीं माना गया। अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर की बात का मतलब कि कुछ और नाम है उसमें जो कि ऊपर लिखते हैं। देखिए, इसी में संक्रमण काल से संबंधित एक नाम राम प्रसाद मिश्र ने दिया है। राम प्रसाद मिश्र, मिश्र जी ने इस काल को संक्रांति काल कहा है। अब भाई, संक्रांति काल और संक्रमण काल में बहुत अंतर नहीं है, ये भी संक्रमण की ही सूचना दे रहा है, तो इसके साथ भी दिक्कतें वही हैं जो संक्रमण काल के साथ हैं। तो इसीलिए आज इस नाम को भी बहुत नहीं माना जा सकता। शंभुनाथ जी, शंभुनाथ सिंह, शंभुनाथ जी ने इस काल को प्राचीन काल का नाम दिया। इस नाम के साथ वही दिक्कत है जो आरंभिक काल के साथ। प्राचीन काल नाम इतना सर्वसाधारण नाम है जो कि किसी भी विषय के साथ यूज हो सकता है पूर्व काल के रूप में। नाम में कोई दिक्कत नहीं है। आज इतिहास में प्राचीन काल पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में इतिहास और हिंदी साहित्य के शुरुआती कालों में और इतिहास के शुरुआती कालों में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए इस काल को भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। वासुदेव जी हैं, वासुदेव सिंह, ये कहते हैं कि आदिकाल का नाम उद्भव काल सबसे उचित है। अब उद्भव काल के साथ भी भाई वही बात है कि ये भी वैसा ही नाम है जैसा प्राचीन काल, जैसा आरंभिक काल। इसीलिए एक और नाम जिसकी बड़ी चर्चा होती है, जिसको कि सुमन राजे ने, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जिन्होंने लिखा है, सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी, दोनों लोग, ये दोनों विद्वान मानते हैं कि हिंदी साहित्य के पहले काल को आधार काल कहा जाना चाहिए। अब भाई, आधार काल से क्या आप समझते हैं कि आधार काल मतलब किसी प्रवृत्ति का शुरुआती दौर? तो ऐसे में क्या यही केवल वीरता परक प्रवृत्ति का शुरुआती दौर है? क्या भक्ति काल भक्ति परक प्रवृत्ति का शुरुआती दौर नहीं है? क्या रीति काल श्रृंगारिक परक प्रवृत्ति का शुरुआती दौर नहीं है? क्या आधुनिक काल आधुनिक मूल्यों या नवजागरण परक मूल्यों का शुरुआती दौर नहीं है? तो आधार काल कहने से फिर तो दिक्कतें वही खड़ी हो जाएंगी कि ये किसी के साथ लग सकता है और ये भी एक साधारण नाम है जो किसी काल के साथ इस्तेमाल हो सकता है, किसी विषय के साथ इस्तेमाल हो सकता है। सुमन राजे का नाम हो गया। सुमन राजे के बाद हम इसमें जो अगला नाम इस सीरीज में देखेंगे, शैलेश जैदी जी हैं। शैलेश जैदी, शैलेश जैदी जी कहते हैं कि ये काल आविर्भाव काल है। आविर्भाव काल,
अब आविर्भाव काल कहिए, आरंभिक काल कहिए, उद्भव काल कहिए, उन्मेष काल कहिए, ये सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं। उन्मेष तो थोड़ा साहित्यिक है, बल्कि ये तो बहुत ही कॉमन जैसे नाम है। आविर्भाव काल साहित्यिक है, ये थोड़ा सा साहित्य का बोध होता है इससे। लेकिन जब हमारे पास एक अन्य साहित्यिक नाम आदिकाल है पहले का दिया हुआ, तो इस पर हम बाद में विचार करें तो ज़्यादा बेहतर है। शैलेश जैदी के बाद कमल कुलश्रेष्ठ का नाम आता है। कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल का नाम दिया। अंधकार काल। अब आप अंधकार काल जैसा नाम इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसा ही नकारात्मक नाम है जैसा शून्य काल। ऐसा लगता है कि इस काल में कोई बड़ी विपरीत परिस्थिति का साहित्य लिखा जा रहा है, जो समाज के लिए बड़ा हितकारी नहीं है, जो समाज को अंधकार की तरफ ले जाने वाला है, समाज को प्रगति के पथ पर नहीं, किसी गुमराह करने के पथ पर ले जाने वाला। तो ऐसा नाम जाहिर सी बात है कि बेहद नकारात्मक प्रकार का नाम है और इसको बहुत महत्व नहीं दिया जाए तो ही ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में एक अंतिम नाम और बचता है रमाशंकर शुक्ल रसाल का, जो कि अंधकार काल के बजाय उन्होंने अंधकाल नाम दिया था। रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा ग्रंथ भी लिखा। शुक्ल रसाल, उन्होंने भी एक से अधिक नाम सुझाए आदिकाल के संदर्भ में। उन्होंने आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा, बाल्यावस्था काल। उन्होंने आदिकाल को नाम दिया जयकाल। उन्होंने आदिकाल को नाम दिया अंधकाल। अब आप ध्यान से देखें, बाल्यावस्था काल मानवीय विकास, क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ, देखिए बाल्यावस्था काल मूलतः क्या है भाई? बाल्यावस्था काल बताने से ऐसा लगता है कि जैसे किसी मानवीय विकास की स्थिति को आप बता रहे हैं, आप साहित्य की स्थिति कम बता रहे हैं। चूँकि इन्होंने बाल्यावस्था काल नाम दिया, फिर मध्यकाल को इन्होंने किशोरावस्था काल दिया, आदिकाल को युवावस्था काल कहा। तो इसी के ऊपर टिप्पणी, बड़ी सुंदर टिप्पणी नलिन विलोचन जी ने कहा कि इसके बाद तो इसका अर्थ ये है कि साहित्य में फिर वृद्धावस्था काल भी आएगा, फिर मरणावस्था काल भी आएगा। तो आप मानवीय विकास के चरणों के आधार पर साहित्यिक विकास को नहीं निर्धारित कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए आज इसको नहीं माना जाता। जयकाल नाम बहुत स्पष्ट नाम नहीं है। किस आधार पर जयकाल? क्या इस आधार पर ये काल अराजकता का दौर है, राजनीतिक अराजकता का दौर है? क्या इस आधार पर कि इस काल में के अंत तक आते आते इस्लामिक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हो चुकी थी? किस आधार पर? तो जयकाल हिंदी से रिलेटेड तो नहीं, कुछ ऐतिहासिक नाम जरूर लगता है ये। अंधकाल तो ऐसा ही नकारात्मक नाम है जैसा अंधकार काल। अब बात आती है फिर इस काल का सबसे प्रामाणिक नाम क्या है। तो आज हम सभी लोग जानते हैं कि आज इस काल का प्रामाणिक नाम आदिकाल है। क्यों इस नाम को ही इतना महत्व दिया गया? 2-3 कारण है। पहला बड़ा कारण कि ये नाम एक निर्विशेष नाम है। निर्विशेष का मतलब इससे किसी एक खास प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। जैसे आप चारण काल कह रहे हैं तो वीरता, या वीर काल कह रहे हैं, या आप भ्रंश काल कह रहे हैं तो उससे किसी एक खास प्रवृत्ति का बोध हो रहा हो। या सिद्ध सामंत काल कह रहे हैं तो सिद्ध कहने सिद्ध साहित्य और सामंत कहने सामंत। तो निर्विशेष का मतलब जिससे किसी खास प्रकार की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, बल्कि हर प्रकार की प्रवृत्ति इसके भीतर आ सकती है। एक बात। दूसरी बात कि हालांकि ये नाम भी आरंभ का ही द्योतक है, इससे भी आदि का मतलब आरंभ होता है, लेकिन आदिकाल जैसा नाम साहित्यिक नाम है। तो फिर ये प्रश्न आता है कि क्या आविर्भाव काल नाम साहित्यिक नहीं है? क्या जो है उन्मेष काल नाम साहित्यिक नाम नहीं है? बिल्कुल है। उन्मेष काल भी साहित्यिक है, आविर्भाव काल भी साहित्यिक है, और ये तीनों मिलकर के आरंभ की ही सूचना दे रहे हैं कि यहीं से साहित्य शुरू हो रहा है। लेकिन इस काल को, इस नाम को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया? एक तो वो इन सभी से ज़्यादा आसान है, जल्दी समझ में आ जाता है। दूसरी बात, ये इन दोनों से पहले दिया गया है। गणपति जी 1965 में लिख रहे हैं और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास या हिंदी साहित्य की भूमिका जैसा ग्रंथ 1940 में लिख दिया। तो 10 साल 12 साल पहले सुझाया गया, या 65 और 52 में भी 12-13 साल का अंतर है, 40 तो 25 साल का अंतर रखता है।
तो जब पहले भी आया है, आसान भी है, साहित्यिक भी है, आरंभ द्योतक भी है, आरंभ की सूचना भी दे रहा है और निर्विशेष भी है, इस नाम को रखने से हर प्रकार की, चाहे वो धार्मिक प्रवृत्ति हो, चाहे वो वीरतापरक प्रवृत्ति हो, चाहे वो लौकिक प्रवृत्ति हो, सारी चीज़ें इसके भीतर आ जाती हैं। और इसीलिए इस काल का इससे सुंदर, इससे बेहतर कोई नाम और नहीं मिल सकता था। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये बात बतानी जरूरी थी, टिप्पणी करना जरूरी था, अन्यथा अब जितने भी नाम होंगे उनकी महत्ता, सार्थकता या निरर्थकता, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात इम्पॉर्टेंट, एक बात और इम्पॉर्टेंट कि इस काल की समय सीमा क्या मानते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो हिंदी साहित्य की शुरुआत से, तो जहाँ से हिंदी शुरू होती है आधुनिक आर्य भाषा के रूप में 1000 ईस्वी से, वहाँ से शुरू तो होता है, लेकिन इसका शुरुआती दौर का जो साहित्य है वो बाद वाले अपभ्रंश के साहित्य, जिसको हम अवहट्ठ कहते हैं, जिसकी सीमा की 750 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच मानी गई है, कि इसका जो शुरुआती दौर का साहित्य है हिंदी का, वो अपभ्रंश के अंतिम दौर के साहित्य से बिल्कुल मेल खाता है। इसीलिए इसके शुरुआती दौर के साहित्य को समझने के लिए हिंदी के कई बड़े साहित्य इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र का नाम आता है, जिसमें बच्चन सिंह का नाम आता है। ऐसे तमाम विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि चूंकि हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर का साहित्य अपभ्रंश के अंतिम दौर के साहित्य जैसा लिखा गया है, इसीलिए इसकी स्पष्ट समझ होने के लिए अगर इस साहित्य को शामिल कर लेंगे तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से जो आरंभिक दौर का साहित्य है उसको समझ पाएगा। इसीलिए हिंदी साहित्य की शुरुआती सीमा यहाँ से न मान करके यहाँ से मानी जाती है। तो जो पहला काल है वो 750 से लेकर के आज, मतलब आज इस काल को सर्वमान्य रूप से आदिकाल आप कहते हैं, और इसमें चूंकि अपभ्रंश के साहित्य को ले लेने के कारण आज इसका एक मान्य समय जो माना गया है वो 700 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी के बीच का है। अंतिम सीमा तो ये आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा सुझाई हुई वो सीमा है, और ये अवहट्ठ की शुरुआती सीमा है जो कि हिंदी के ज़्यादा निकट पड़ती है। इसीलिए इस काल को यहाँ 750 ईस्वी के आसपास से शुरू करके, और आप डॉक्टर नगेन की किताब पढ़िएगा, आदिकाल की जो पृष्ठभूमि आप पढ़ेंगे तो उसमें वो हर्षवर्धन से बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज नाम ये है, समय सीमा ये मान ली गई, सीमांकन इस तरीके से कर दिया गया है। अब हम चार्ट वगैरह वाला ये तो पूरी चीज़ें बना लिए थे, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट परीक्षोपयोगी बातें जो बार बार इस सेक्शन से, इस चार्ट के अलावा आती हैं, उसे लिख करके इस पार्ट को वाइंड अप कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिखना शुरू करें कुछ बातें जो नीचे लिखनी रह गई हैं चार्ट के। ठीक है, चलिए पॉइंट बनाइए, नीचे आइए पॉइंट में। देखिए हम कभी भी अपना नोट्स बनाते हैं तो हम पॉइंट पॉइंट में चीज़ों को लिखते चलते हैं, पैराग्राफ मॉडल में नहीं लिखते। कारण कि अगर पैराग्राफ मॉडल में अगर आप लिखते हैं तो वो फिर आपका नोट्स एक किताब ही बन जाता है, और ऐसे में जब आप उसको तत्क्षण तुरंत पढ़ना चाहते हैं तो बड़े बड़े पैराग्राफ होने की वजह से डेटा जल्दी से आपके दिमाग में नहीं जाता। ऐसे में पॉइंट पॉइंट में चीज़ें लिखते चलेंगे। तो अभी आप काल विभाजन और नामकरण की हेडिंग के भीतर ही हैं, और जो कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लिख लीजिए। लिखिएगा कि मिश्र बंधुओं ने पहला पॉइंट, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम देते हुए, जो कुछ बातें वहाँ पर लिखने से रह गई थी उसे आप यहाँ पॉइंट में नोट कर लेंगे। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम देते हुए इसे दो भागों में बांटा है। इसे दो भागों में बांटा है। जो उस चार्ट से बची हुई बातें हैं वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर। दो भागों में बांटा है। पहला पूर्वारंभिक काल, और इसकी समय सीमा है 700 से लेकर के 1343 संवत। और इसी का दूसरा खंड बांटा है
उत्तरारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, और इसे 1344 से लेकर के 1444 संवत के बीच में माना है। इसीलिए हम कहते हैं कि मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल की समय सीमा 700 से 1444 संवत के बीच में मानी है। तो दो काल हैं इसमें, पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक काल। पहला पॉइंट समझ चुके हम इस बात को। अगला पॉइंट लिखेंगे कि राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल नाम देते हुए, संधि एवं चारण काल नाम देते हुए प्रथम काल को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाई दो भागों में बांटते हैं। प्रथम काल को दो भागों में बांटते हैं। पहला संधि काल, संधि काल का समय लिख लेना है 750 से 1000 संवत। दूसरा चारण काल, चारण काल का समय लिखना है 1000 से 1375 संवत, 1375 संवत। ठीक है, अगला पॉइंट लिखवाऊं मैं? यस सर। ठीक है, लिखिएगा कि शुक्ल जी, अब शुक्ल जी पर आ जाइए। और बहुत महत्वपूर्ण बातें कई जो परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं, सारी बातें लिख लीजिए कि शुक्ल जी ने 12 रचनाओं के आधार पर, 12 रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। पूछा हुआ प्रश्न, कितने रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है? तो 12 रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी में लिखिए, यहाँ 12 रचनाओं को अंडरलाइन कीजिए। प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम दिया, अंडरलाइन कीजिए, नाम दिया है। लिखिएगा कि इसमें इन रचनाओं में 4 अपभ्रंश रचनाएं, तो 8 देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं। तो 8 देश भाषा काव्य की रचनाएं थी। यहाँ पर 4 अपभ्रंश रचनाओं को अंडरलाइन कीजिए और 8 देश भाषा काव्य की रचनाएं थी। अब पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा ये रचनाएं निम्न हैं। ये रचनाएं निम्न हैं। नोट कर लिया है आपने? ऊपर वाला पार्ट नोट कर लिया है? मिटाऊं? जी सर। तो अब हम पहले उन 12 रचनाओं को लिखेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अच्छा जो 2-3 प्रश्न आते हैं उस लिस्ट से, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इन पॉइंट को हमने राम कुमार वर्मा और क्या कहते हैं मिश्र बंधुओं के पॉइंट को हमने समझ लिया था पहले ही वाले पार्ट में। तो 12 रचनाएं जो
ये रचनाएं निम्न हैं। तो नीचे लिखिए पहला नाम विजय पाल रासो। विजय पाल रासो दिख रहा है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, दिख रहा है। दूसरा खुमार रासो। तीसरा कीर्तिलता। चौथा कीर्ति पताका। तो राइटर का भी नाम लिखना चाहें तो लिख लें, ये नल्ल सिंह की रचना है। ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। अरे सॉरी, यहाँ खुमार रासो लिख गया, ओहो माफ़ी चाहेंगे। ये हमीर रासो है भाई, ओहो माफ़ी चाहेंगे आपसे। हमीर रासो ये है सारंगधर की। सारंगधर। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों विद्यापति की हैं। और यहाँ पर क्यों मैंने काट को वहाँ पर, हालांकि खुमार रासो नीचे आएगी, लेकिन ये शुरुआती ये 4 रचनाएं अभ्रंश की हैं। तो मैं चाह रहा था कि चारों, उसमें नाम गलत नहीं था कि विजयपाल के बाद अगर मैं खुमार लिख देता हूँ तो गलत नहीं है, लेकिन चूंकि शुरुआती दौर की ये 4 रचनाएं अभ्रंश की एक साथ में ही आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इन चारों की 4 अपभ्रंश रचनाएं। ये पता चल जाएगी कि अभ्रंश में यही 4 हैं। चौथा हो गया। 5वां लिखिएगा इसमें, अब आएगा खुमार रासो। अब यहाँ से नीचे जो भी चलेगा, खुमार रासो ये दलपति विजय की है। सर उसको फिल कर दीजिएगा। 6वीं रचना इसमें लिखिएगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई की, चंद्रवरदाई। 7वां परमाल रासो। परमाल रासो ये रचना जगनिक की। 8वां बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ये रचना नरपति नाल्ह की। नरपति नाल्ह। 9वीं रचना जयचंद प्रकाश। कई जगह भट्ट केदार लिखा रहता है, कई जगह केदार भट्ट, तो आप भट्ट केदार ही लिख लीजिए, भट्ट केदार की। 10वीं रचना जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका और ये रचना मधुकर कवि। मधुकर कवि। और 11वीं रचना का नाम लिखिए कि खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो। और 12वां लिख लीजिए विद्यापति की पदावली। और ब्रैकेट में लिख लीजिए विद्यापति। ये 8 देश भाषा काव्य रचनाएं। अब देखिए आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि शुक्ल जी के स्टेटमेंट, शुक्ल जी की बातों से कई सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यही परंपरा है हिंदी में प्रश्न पूछने की। तो आप देखेंगे, देखिए पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? शुक्ल जी ने दिया हुआ है, ये तो बात क्लियर है, बता ही दिया है। शुक्ल जी ने कितने रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया है? 12 रचनाओं के।
उन 12 रचनाओं में शुक्ल जी द्वारा आदिकाल के नामकरण में ली गई 12 रचनाओं में कितनी अपभ्रंश काव्य की रचनाएं हैं? तो 4। कितनी देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं? 8। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि शुक्ल जी द्वारा आदिकाल के नामकरण में प्रयुक्त निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत नहीं आती? अब उसमें ध्यान दीजिएगा, वो कैसे देंगे? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, खुमार रासो और कीर्तिलता। तो कौन सी रचना है जो नहीं आएगी? खुमार रासो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। या वो ऐसे आपसे पूछेंगे कि शुक्ल जी द्वारा आदिकाल के नामकरण में प्रयुक्त की गई रचनाओं में से कौन सी रचना देश भाषा काव्य की नहीं है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो। तो कौन सी रचना हो जाएगी जो नहीं होगी देश भाषा काव्य की? हम्मीर रासो। तो सतर्क रहना है, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे तैयार रखना है कि यही 4 हैं, इनके अलावा कोई भी अन्य नाम दिया जाएगा तो अपभ्रंश का नहीं होगा। और ये 8 हैं, इसमें अगर आप ज़्यादा अच्छा है कि आप यही 4 तैयार रखिए, बस बात क्लियर है। 4 आप इन्हीं को आपके कीर्तिलता, कीर्तिपता का वैसे भी याद रहने वाली चीज़ें विद्यापति की है। विजयपाल और हम्मीर, इन 2 को ध्यान में रखिए, बाकी अन्य को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसी से सबका उत्तर दिया जा सकेगा कि कौन अपभ्रंश की है, कौन अपभ्रंश की नहीं है। तो समझ में आ रही बात? 12 अगर न याद हो पाए, वैसे सभी याद रख लेना ज़्यादा ज़रूरी ही है, क्योंकि आपके लिए आप देख ही रहे होंगे कि सभी प्रमुख रचनाएं हैं आदिकाल की। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे 4 और 8 में अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तब की बात है, तो आप 4 को आप इधर ध्यान में रखें कि विजयपाल है, हम्मीर है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का है। ठीक है, इस सेक्शन से क्या पूछा जा सकता है ये समझ में आ गया। अब आप शुक्ल जी का ना एक स्टेटमेंट नीचे लिख लीजिए जो कि शुक्ल जी ने इन्हीं 12 रचनाओं के संदर्भ में दिया है, और बहुत महत्वपूर्ण कि कैसे उन्होंने कहा है कि मैंने इन्हीं के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया, उसे नीचे लिख लीजिए। नोट कर लिया था ना सभी ने? ठीक है, अब यहाँ ऐसे पॉइंट लगा करके ऐसे लिखिए शुक्ल जी और डैश कीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब भी आप कभी स्टेटमेंट लिखते हैं, किसी के उद्धरण या संदर्भ को आप लिखते हैं, तो विराम चिन्ह का नियम कहता है कि उसे हमेशा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह के भीतर लिखा जाता है, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर किसी के भी स्टेटमेंट को। तो शुक्ल जी डैश करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब कि शुक्ल जी का स्टेटमेंट है जो आप लिखने जा रहे हैं। लिखिएगा कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है, स्पष्ट लिखा है उन्होंने, इसी से पता चलता है। लिखिए, और ये भूमिका में उन्होंने लिखा है कि आदिकाल का नाम, आदिकाल, ये प्रश्न आएगा, ये पूछा हुआ है प्रश्न एटलीस्ट कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। ये स्टेटमेंट किसका है? शुक्ल जी का। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। वीर गाथा एक में ही रहेगा, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, लिखिएगा उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। इसी में आगे उक्त काल के भीतर, उक्त मतलब ये दिया हुआ ये काल, उक्त काल के भीतर, उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहला अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश काव्य, और दूसरा देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य। पहला अपभ्रंश काव्य और दूसरा देश भाषा काव्य। अब वहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा को आपने बंद कर दिया। ये स्टेटमेंट कल को आपको आता है, तो इसी के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। अब आप 2-3 बातें शुक्ल जी के साहित्य इतिहास से जो आपको इस काल के संदर्भ में पूछी जा सकती हैं। लिखिएगा कि शुक्ल जी, नीचे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ प्राकृताभास हिंदी, बहुत महत्वपूर्ण टर्म, प्राकृताभास हिंदी
प्राकृताभास हिंदी यानी ब्रैकेट में प्राकृत की रूढ़ियों से, यही प्रश्न पूछा हुआ है कि प्राकृताभास हिंदी से हिंदी साहित्य की शुरुआत कौन मानता है? शुक्ल जी मानते हैं। प्राकृताभास हिंदी का अर्थ क्या शुक्ल जी ने बताया, तो उसको लिख लीजिए। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ प्राकृताभास हिंदी ब्रैकेट में प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध, इसका अर्थ है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ प्राकृताभास हिंदी से माना है। प्लीज़ माइक को बंद करें आप। प्राकृताभास हिंदी से माना है। अगला पॉइंट आप लिखें। ये तो बात हो गई। अब आप यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिए कि शुक्ल जी, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। शुक्ल जी आदिकाल की सीमा, या इसको वीरगाथा काल लिख लीजिए। शुक्ल जी वीरगाथा काल या आदिकाल की सीमा राजा मुंज से लेकर हम्मीर देव तक, राजा मुंज से लेकर हम्मीर देव तक विस्तृत मानते हैं। बन गया प्रश्न आपका, विस्तृत मानते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा किस शासक के काल से लेकर के किस शासक के काल तक मानी है? तो राजा मुंज के शासन से लेकर के राजा हम्मीर देव के शासन तक मानते हैं कि आदिकाल फैला हुआ है। अगला पॉइंट कि शुक्ल जी ने आदिकाल को, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अंडरलाइन कर दीजिएगा इस बात को, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किस काल को कहा जाता है? सही उत्तर आदिकाल। दूसरा प्रश्न कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आदिकाल को किसने कहा है? शुक्ल जी ने। अनिर्दिष्ट का मतलब होता है जिसका निर्धारण न किया जा सके। शुक्ल जी ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि इस काल में एक तरफ धर्म की धारा दिखती है, एक तरफ दरबार की धारा दिखती है, एक तरफ लोक की धारा दिखती है, एक तरफ गद्य की भी धारा निकलती हुई दिख रही है। तो कई सारी धाराओं के कारण किसी एक धारा के आधार पर इस धारा का नामकरण नहीं किया जा सकता। तो कई धाराओं के कारण किसी एक मुख्य धारा का निर्धारण करना यहाँ पर कठिन हो जाता है। इसीलिए ये अनिर्दिष्ट, जहाँ पर अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल, लोक प्रवृत्ति का मतलब जनता की जो हृदय के भाव हैं, कभी तो वो वीरता में व्यक्त होते हैं, कभी वो श्रृंगार में व्यक्त हो रहे हैं, कभी वो भक्ति में व्यक्त हो रहे हैं। तो किसी एक प्रकार के भाव का युग नहीं कहा जा सकता। जैसे हम भक्ति काल को भक्ति भाव धारा का युग कह सकते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार की धारा का युग कह सकते हैं, ऐसा आदिकाल को नहीं कह सकते। कई भावधारा होने के कारण इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहना ही ज़्यादा उत्तम है। शुक्ल जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आपको सुना देता हूँ उन्होंने क्या कहा इस संदर्भ में। प्रकरण 1 जिसका नाम है आदिकाल, उसमें उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो शुक्ल जी से रिलेटेड जितनी बातें पूछी जा सकती थी उनके नामकरण के अतिरिक्त वो सारी बातें आपने लिख लिया। अब इसमें एक चीज़ और, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ बातें लिखनी रह जाती, वो आप लिख करके और इसे कंप्लीट वाइंड अप करेंगे आप इस पार्ट को। अब आप लिखिएगा यहाँ पर कि इसमें लिखिए कि आदिकाल
जैसा सर्वमान्य नाम, आदिकाल जैसा सर्वमान्य नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। आदिकाल जैसा सर्वमान्य नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है, पहली बात। हालांकि, इसी में लिख लीजिए इस बात को कि हालांकि आदिकाल नाम का सर्वप्रथम संकेत किसने दिया है भाई? जी, शाबाश। आदिकाल नाम का सर्वप्रथम संकेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। शुक्ल ने दिया था। ठीक है, तो दोनों बातें हो गई। आपने दोनों बात यहाँ पर लिख लिया। जब भी आप पढ़ेंगे तो आप क्लिक कर जाएंगे इस बात को कि ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और प्रश्न को कभी भी पूरा पढ़ा जाता है परीक्षा में। मैं ये मानता हूँ कि जो विद्यार्थी बहुत अच्छा विद्यार्थी, पढ़ने में उसकी तैयारी अच्छी है, मेहनती भी है, लेकिन उसमें धैर्य की कमी है, यानी वो प्रश्न को आधा ही पढ़ करके उत्तर दे देता है, तो फिर वो बड़े घाटे में रहता है। प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए, विकल्प पूरा पढ़ना चाहिए, तब उत्तर देना चाहिए। वहाँ पर पूछा था कि आदिकाल नाम सांकेतिक रूप में पहले किसने दिया है। अब आपने पढ़ा कि आदिकाल नाम, आपको समझ में आया कि पूछ रहा है कि आदिकाल नाम अंत में दिया है। सांकेतिक वाली बात तो आप भूल गए, और उसमें उसने विकल्प में पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया था। आपको लगा कितना आसान प्रश्न है, आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी टिक कर दिया। पूछा था कि आगे सांकेतिक रूप में किसने दिया है। प्रश्न को हमेशा पूरा पढ़ें, आप पूरा विकल्प देखें, तब उत्तर दें। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला पॉइंट आप लिखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की हजारी, अब से हजारी प्रसाद द्विवेदी को ना हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, संक्षिप्तीकरण इसे कहते हैं विराम चिन्ह में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अब ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी प्रवृत्ति एवं व्याघातों का युग कहा है। अत्यधिक विरोधी प्रवृत्ति एवं व्याघातों का युग, अंडरलाइन इसको, अत्यधिक विरोधी प्रवृत्ति एवं व्याघातों का युग कहा है। ठीक है, टीजीटी हिंदी के हिसाब से क्या थोड़ा सा और भी सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो अब कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपके आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण से गलत हो जाएगी। सारी बात आपने कंप्लीट पढ़ ली। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं आदिकाल को? आदिकाल तो नाम दिया ही दिया है, उसके औचित्य के ऊपर हमने बात कर ली, लेकिन अत्यधिक विरोधी प्रवृत्तियाँ देख ही रहे हैं। एक तरफ भक्ति जैसी प्रवृत्ति है तो दूसरी तरफ श्रृंगारिकता जैसी प्रवृत्ति भी है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक तरफ भक्ति परक प्रवृत्ति है तो एक तरफ वीरता परक प्रवृत्ति है, ये भी एक दोनों की जो समर्थक प्रवृत्तियाँ तो है नहीं, आपस में विरोधी ही जैसी हैं। तो अत्यधिक विरोधी प्रवृत्तियों और व्याघातों, व्याघात वी जमा आघात से बना हुआ यण स्वर संधि का शब्द है ये। तो व्याघातों का मतलब विशिष्ट आघातों का, विशिष्ट आघात का मतलब विशिष्ट प्रकार के आघात। क्या आघात को अगर आप देखेंगे तो इस काल में तो राजपूत राजा हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और बाहर से तुर्कों का भी आगमन हो रहा है। तो ऐसे में कई तरीके की चीज़ें, एक तरफ दो भाषाएं आपस में संक्रमित हो रही हैं, एक तरफ दो जातियां संक्रमित हो रही हैं तुर्क और भारतीय, एक तरफ दो प्रकार का साहित्य आपस में संक्रमित हो रहा है। तो इसीलिए कई तरीके के आघातों का दौर है। तो इसीलिए द्विवेदी जी कहते हैं इसे कि अत्यधिक विरोधी प्रवृत्ति एवं व्याघातों का दौर है, युग है आदिकाल। तो
क्लियर होगी बात भाई? आपने लिख लिया सब सारी चीज़ें? अब हम आगे बात करें। चलिए देखिए, हमने आदिकाल के अंतर्गत पहली टॉपिक पढ़ ली। हम आदिकाल के ही सेक्शन को पढ़ रहे हैं और आदिकाल में हमने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण की बात करनी थी। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि से कभी प्रश्न नहीं आता, पहले ही बता दूं, लेकिन पृष्ठभूमि के बगैर आदिकाल को आप समझ लेंगे ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसीलिए पृष्ठभूमि वाले पार्ट में हमें केवल और केवल काम भर की बातें थोड़ी बहुत नोट करनी होती हैं और उसे समझनी होती हैं, फिर उसके बाद आदिकाल का साहित्य पढ़ना शुरू कर देना होता है। तो आप एक हेडिंग लगाएंगे पृष्ठभूमि के बाद, फिर हम आदिकाल का साहित्य पढ़ेंगे। तो पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि आदिकाल का परिवेश कैसा है, आदिकाल का वातावरण कैसा है। अब हमने देख लिया कि आदिकाल किस समय से किस समय के बीच में फैला है, तो 750 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में फैला हुआ युग है। अब इस युग में जिस तरीके की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाएं, परिवेश, परिस्थितियां होंगी, वैसा ही तो साहित्य लिखा जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है तो वहाँ के साहित्य में क्या अकाल की चर्चा नहीं होगी? बताइए, होगी ना कि नहीं होगी? होगी। इसी तरीके से किसी भी काल में लिखा हुआ साहित्य उस काल की परिस्थिति से, पृष्ठभूमि से, परिवेश से सीधे सीधे प्रभावित होता है। अगर आपको उस काल का साहित्य समझना है तो सबसे पहले आपको उस काल का परिवेश समझना पड़ेगा। इसीलिए जब आप डॉक्टर नगेन जैसे साहित्य इतिहासकारों की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी भी काल की शुरुआत होने पर जब वो करते हैं किसी भी काल की शुरुआत, तो सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण देते हैं, फिर उस काल की पृष्ठभूमि बताते हैं कि उस काल में अंततः हो क्या रहा है, उस काल का राजनीतिक वातावरण कैसा है, उस काल की धार्मिक परिस्थिति कैसी है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, आर्थिक परिस्थिति कैसी है, साहित्यिक परिस्थिति। आप ये ना समझें कि इसके ऊपर पूरी क्लास, इसके ऊपर 5, 7, 10 मिनट की, लेकिन उससे आपको आगे की सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर। तो इसमें कुछ कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेंगी जो डॉक्टर नगेन की किताब से ही है, सीधी सीधी बात। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले इस काल की प्रवृत्ति में आप आइए। 1 मिनट। एक आप हेडिंग लाइए पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि लिखेगा एक ही साथ राजनीतिक, हमको इतिहास तो पढ़ना नहीं है, हमको तो साहित्य पढ़ना है, तो बस केवल काम चलाने भर की बातें। राजनीतिक प्लस सामाजिक प्लस आर्थिक, तीनों पृष्ठभूमि बस कुछ बातों में लिखिए। पहला पॉइंट कि यह काल 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर, उत्तरार्ध कहते हैं अगले आधे भाग को। देखिए ये समझ लीजिए इसे, यहाँ पर 0 से लेकर के अगर 100 वर्ष हो रहा है और बीच में ये 50 एक मध्य बिंदु है, तो पहले वाले को पूर्वार्ध कहते हैं और दूसरे वाले को उत्तरार्ध कहते हैं। तो अगर 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 8वीं शताब्दी का मतलब कि 700 से लेकर के 799, उत्तरार्ध का मतलब 750 के बाद। तो यह काल 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विस्तृत है। लिखेगा, पॉइंट पॉइंट में लिखते चलेंगे हम बात कि हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत राजाओं का उदय,
राजपूत राजाओं का उदय, जिससे उनकी महत्वाकांक्षा के कारण आए दिन होने वाले युद्धों से राजनैतिक अराजकता, स्त्री अपहरण, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, आदि विषमतापूर्ण स्थितियों का उदय। सारी बात एक ही पैराग्राफ में आ गई। अब समझा दूंगा मैं ये क्या है, विषमतापूर्ण स्थितियों का उदय। ठीक है, तो ये तो हो गई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति। अब आप यहीं पर एक शुक्ल जी का स्टेटमेंट लिखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये ऐसे लिख लीजिए, शुक्ल जी लिख करके डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब कि शुक्ल जी का स्टेटमेंट लिखिएगा कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, FB, जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। नोट कर लिया आपने? वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। यानी शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं, जिस समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा है, वो समय लड़ाई भिड़ाई का समय है, युद्ध का दौर है, आए दिन युद्ध हो रहे हैं, और ऐसे में वीरता का गौरव ही सबसे प्रधान चीज़, वीरता की ही बातचीत करना प्रधान बात रह गई थी। अन्य सभी बातें पीछे पड़ गई थी, यानी अन्य सभी बातों से लोगों का कोई लेना देना नहीं रह गया था। तो ये तो बात हो गई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की। अब हम इसी में अगला लिखेंगे आर्थिक तो हमने लिख ही लिया है, धार्मिक परिस्थिति। और धार्मिक परिस्थिति में लिखे कि
राजनैतिक अराजकता के साथ साथ राजनैतिक अराजकता के साथ साथ ये अराजकता है, राजनैतिक अराजकता के साथ साथ यह धार्मिक, ये डॉक्टर नगेन ने लाइन लिखी है, राजनैतिक अराजकता के साथ साथ यह धार्मिक अराजकता का युग था, जहाँ पर एक साथ कई धर्मों का उदय कौमा विकास, कई धर्मों का उदय विकास कौमा परस्पर संघर्ष कौमा विकृति आदि देखने को मिलती है, आदि देखने को मिलती है। दूसरे में लिख लीजिए कि एक तरफ बौद्ध एवं जैन धर्म का स्वरूप विकृत हो रहा था, तो वहीं उत्तर पश्चिम क्षेत्र से इस्लाम का आगमन भी हो रहा था, तो ये मूल बात तो ये है कि राजनैतिक अराजकता के साथ साथ धार्मिक अराजकता का युग था। क्या बात है, अभी 2 मिनट इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसको समझा देता हूँ, सारी बात कंप्लीट हो जाएगी। पहले आप लिख लीजिए, हो गया सर। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं। अंतिम बात, अंतिम परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक पृष्ठभूमि, आप चाहे पृष्ठभूमि लिख लें, परिस्थिति लिख लें, लिखेगा कि वीरता के अराजकता पूर्ण माहौल में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिनसे आगे चलकर 3 प्रकार का साहित्य विकसित हुआ। ये महत्वपूर्ण बात है। पहला, वीरता प्रधान प्रवृत्ति, डॉक्टर नगेन की किताब से है, ध्यान रखेंगे, वीरता प्रधान प्रवृत्ति। और इससे कौन सा साहित्य विकसित हुआ? रासो साहित्य। दूसरा, संसारेतर प्रवृत्ति, जो उन्होंने लिखा है, जो टर्म वही आप लिखिएगा, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा इसे। संसारेतर प्रवृत्ति, इससे धार्मिक साहित्य। तीसरा, श्रृंगार ऑब्लिक भोगपूर्ण, मानसिक वृत्ति, इससे लौकिक साहित्य। और इसीलिए आप आदिकाल में यही 3 साहित्य पढ़ते हैं, श्रृंगार या भोगपूर्ण मानसिक वृत्ति, और जिससे कि
जिससे कि आगे चल करके लौकिक साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया है? 1 मिनट। हाँ, सर ये लौकिक साहित्य में क्या चीजें होती हैं? हाँ मैं बता दे रहा हूँ, बताऊँगा अभी। तो लोक के सुख दुख हास परिहास को लेकर के लिखा गया साहित्य। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा, बात पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आपने पहले नोट कर लिया है क्या सारी बात? जी जी सर। तो इस तरीके से आपका दूसरा टॉपिक जो पृष्ठभूमि वाला है वो भी, चूंकि यहाँ से प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि इससे आपको आगे का साहित्य क्लियर समझ में आएगा, जिससे चीज़ें बहुत देर तक आपके दिमाग में याद रहेंगी। ठीक है, इसीलिए इस पार्ट की अपनी महत्ता है। देखिए, चूँकि साहित्य के इतिहास में भी लिखा हुआ है तो आपके लिए जानना जरूरी है। बात हम करते हैं जब पृष्ठभूमि की, तो पृष्ठभूमि में कुल मूलतः 3 तरीके के एक ही साथ राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों पृष्ठभूमि एक साथ बता दी जाती है। उसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है इसमें पृष्ठभूमि में, वो आपको धार्मिक प्रवृत्ति का है। धार्मिक प्रवृत्ति कैसी रही है, धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी है और साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी है। देखिए, जब आप सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति राजनीतिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि शासन जिस तरीके का होता है, जिस तरीके से नियम कायदे कानून समाज में प्रचलित होते हैं, उसी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ कार्य करती हैं। भाई, अगर आज जो केंद्रीय सरकार है अगर कोई भी नियम बनाती है, कोई भी योजना पास करती है, जनधन योजना उन्होंने पास किया है जिस प्रकार की, तो उसका व्यापक असर समाज के क्षेत्र पर भी पड़ता है, अर्थ जगत पर भी पड़ता है। इसका मतलब है कि सबसे केंद्रीय जो प्रवृत्ति है, सबसे केंद्रीय पृष्ठभूमि है, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें काम करती हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस समय से किस समय के बीच के शासन को ले रहे हैं। तो हमने पहले ही ये बात निर्धारित कर ली कि आदिकाल का समय लगभग 750 से लेकर के 1350 के बीच का है। अगर हम इस लगभग 600 वर्ष के काल को देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा कालखंड है और इसमें कई सारी बड़ी प्रमुख घटनाएं हुई हैं। हमें उन्हीं की थोड़ी थोड़ी बात करनी है। दरअसल हमारे लिए तो ये आदिकाल का समय है, लेकिन आप इतिहास में जब इस काल को पढ़ते हैं इतिहास के अंतर्गत, तो इतिहास के लिए यही काल मध्यकाल की शुरुआत है। हिस्ट्री में ये समय मध्यकाल की शुरुआत है, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष से होता है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में होता है, ये वहीं से, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु से ये बात शुरू होती है। लगभग जो प्राचीन काल है इतिहास का, वो हर्षवर्धन के काल तक विकसित है। और हर्षवर्धन का काल, ध्यान से सुनते चलिएगा, हर्षवर्धन का काल भारतीय इतिहास में केंद्रीय सत्ता का काल है। केंद्रीय सत्ता का क्या मतलब होता है, 1 मिनट में समझ लेते हैं। मतलब हर्षवर्धन के काल में जो पूरा का पूरा उत्तर भारत या जो आज हिंदी का क्षेत्र है, वो लगभग संगठित था। यानी हर जगह छोटे छोटे राजा न होकर के एक ही राजा था और उसकी सभी लोग उसके शासन को मानते थे और नियमित ढंग से उन्हें राजस्व पहुंचाते थे और अपने राज्य में इन्हीं के आदेश से शासन करते थे। एक ही राजा था, इसलिए कहीं भी केंद्रीय सत्ता, एक ही सत्ता थी, उसकी सभी लोग बात मानते थे। केंद्रीय सत्ता होने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि युद्ध वगैरह नहीं होते। जब राजा ही एक है तो फिर राज्य विस्तार की बात ही खत्म हो जाती। सभी लोग एक ही राजा को मान लेते हैं, सब अपनी अपनी जगह शासन करते हैं उसके आदेश से। युद्ध नहीं होता है, शांति का माहौल होता है। शांति के माहौल में तमाम प्रकार का उत्पादन होता है, शहरों का विकास होता है, नगरों का विकास होता है, कृषि उत्पादन बढ़ते हैं, चौतरफा खुशहाली रहती है, शिल्प का विकास होगा, निर्माण की सभी बातें होंगी। लेकिन ध्यान से समझिए आप मेरी बात को, हर्षवर्धन का समय आपको पता ही है कि बड़ा ही लोक कल्याण का दौर रहा है। कई सारे विदेशी यात्रियों ने आकर के उस समय के बारे में तमाम बातें लिखी हैं। बड़ा ही न केवल राजनैतिक रूप से उदार थे हर्ष, बल्कि धार्मिक रूप से उदार थे। उनके राज्य में प्रायः ये कहा जाता है कि लोग ताले वगैरह नहीं लगाया करते थे। इतनी ईमानदारी, इतनी सुरक्षा थी।
और इतनी समृद्धि थी कि चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो कि युद्ध वगैरह नहीं थे तो हर जगह उत्पादन वगैरह को बढ़ावा मिलता था। दूसरी बात, धर्मों की स्थिति भी बड़ी अच्छी थी। हर एक धर्म अपना बड़े अच्छे तरीके से, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, वो जैन धर्म हो, वो चाहे वैदिक धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी हो, चाहे वो शैव हों, वो वैष्णव हों, कोई मत हो, सभी अपना विकास बड़े अच्छे से कर रहे थे। सबके लिए, अगर शैवों के लिए मंदिर बना तो बौद्धों के लिए भी विहार बने, जैनों के भी मंदिर बने। हर्षवर्धन ने सबको साध लिया था। बहुत ही कहिएगा कि समन्वित और बड़े ही लोकमंगल का दौर। देखिए, थोड़ी बहुत तो कमियां हर शासन में होती हैं, लेकिन हर्षवर्धन के काल को प्रायः एक अच्छे शासन कालों में गिना जाता है भारत के इतिहास में। और यहाँ तक तो स्थिति, चूंकि हम इस क्षेत्र को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हिंदी का विकास इसी क्षेत्र में हुआ है, आदिकाल भी इसी क्षेत्र का विकसित साहित्य से संबंधित है, तो हमको इसी क्षेत्र की बात करनी है। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चीज़ें गड़बड़ाती हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अलग अलग क्षेत्रों में तरह तरह के राजपूत राजाओं का उदय हुआ। कहीं पाल, कहीं प्रतिहार, कहीं पर चंदेल, कहीं पर परमार, कहीं पर चौहान। इस तरीके से तमाम राजपूत राजाओं की उत्पत्ति हुई। और ये राजपूत राजा स्वभाव से महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी का मतलब इनमें वो एकता की भाव कि हम लोग मिल करके एक साथ रहें, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वो राजपूत राजा अपनी महत्वाकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षाएं दो ही चीज़ों से संबंधित थी। एक तो अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, यानी हमारा ही झंडा सबके ऊपर बुलंद रहे, हर राज्य पर हमारा ही झंडा लहराए, दूसरे के राज्य को हम जीत लें। अच्छा, जीतने में भी बड़ी नैतिकता का सहारा लें, ऐसी भी बातें कम दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जो है राजपूत राजा वो आपस में ही लड़ने लगे महत्वाकांक्षाओं अपने राज्य के विस्तार के लिए। सबसे निकृष्ट तो बात ये रही कि स्त्रियों के अपहरण के लिए भी युद्ध होने लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो परमाल रासों में कैसे जगनिक जैसा कवि लिख देता कि जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाई धरी तलवार। अब समझिएगा कि जिस समय में वीरता का काम स्त्रियों का अपहरण करना हो जाए, निकृष्ट तरीके से अपना राज्य विस्तार करना हो जाए, जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना न हो, केवल और केवल अपने शौर्य का और विलास का प्रदर्शन करना मात्र हो, तो ऐसा काल अगर अराजक नहीं कहलाएगा तो कौन सा काल कहलाएगा। इतना ही नहीं, ये राजपूत राजा जो हर्षवर्धन के समय की शांति थी उसको तो भंग किए ही किए, आपस में तो राज्यों के विस्तार के लिए, स्त्रियों के अपहरण, शौर्य का प्रदर्शन करना इत्यादि के लिए लड़ तो रहे ही थे। आग में घी तो तब पड़ गया जब बाहर से इधर उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से तुर्कों का आगमन हो गया। इस खलल में और खलल पड़ गया साहब, इस अराजकता में और वृद्धि हो गई कई गुना। बाहर से, चूंकि भारत का ये जो क्षेत्र था ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर कई नदियाँ हैं, कई ऋतुएं हैं, बिल्कुल अच्छे अक्षांश पर के बीच में आता है, तो सारी उत्पादन जनित सारी जलवायवी सुविधाएं यहाँ पर, इसीलिए हर तरीके की फसल उपजती है, कई तरीके की ऋतुएं हैं, कई मौसम हैं, नदियाँ वगैरह, ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है। इधर पूरा का पूरा अरब क्षेत्र का रेतीला भाग है, यहाँ पर जीवन जीने के लिए कृषि जैसी बहुत कम सुविधाएं हैं। वहाँ पर आए दिन युद्ध करके और शिकार आदि करके लोग जीते हैं, तो हर एक व्यक्ति को ऐसे जगह की कामना थी। और इन्होंने देखा कि हर्ष के समय सभी संगठित थे, तो यहाँ पर आक्रमण नहीं किया जा सकता था। हर्ष की मृत्यु होते ही उनको जगह मिल गई कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में कमज़ोर हैं, इसी समय अपने भी घुस जाओ। और इसी समय तुर्कों का आगमन शुरू हो जाता है, जिससे कि ये जो उत्तर क्षेत्र अब तक बहुत शांत, बड़ा ही विकसित था, वो अब उतना ही ज़्यादा अशांत हो गया। आए दिन होने वाले युद्धों से एक तो प्रजा बहुत असुरक्षित हो गई, स्त्रियां जो कि अब तक अन्य कार्यों में भी जम करके हिस्सा लिया करती थी, अब वो पर्दे के पीछे की चीज़ हो गई। कब कोई स्त्री सुंदर दिख जाए, कब किसका अपहरण हो जाए। इतना ही नहीं, आए दिन के होने वाले युद्धों से जो तमाम विकास के कार्य थे, उत्पादन के कार्य थे, वो भी बंद हो गए। कैसे? अगर आप देखना चाहें तो जो तमाम शिल्प, हस्तकारी, यहाँ तक कि फसलों को जला दिया करते थे। जो आतताई राजा होते थे युद्ध करते हुए, वो फसलों को भी जला दिया करते थे और तरह तरह की लूटपाट मचाया करते थे। जनता भयभीत रहा करती थी, लोग को जुटा करके रखे हैं, कोई आया आतताई लूट ले गया।
ऐसे में लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो गया कि अब ज़्यादा करने से क्या है, कुछ जुटाइएगा लेकिन अगला चला जाएगा, आग लगा देगा, लूटपाट कर लेगा। इसीलिए धीरे धीरे गरीबी बढ़ने लगी, भुखमरी बढ़ने लगी, दरिद्रता बढ़ने लगी, अकाल बार बार आने लग गए। और ऐसे में जितने भी शिक्षा पर गतिविधियाँ थी वो सारी समाप्त हो गई। आधा वर्ग जो स्त्री का था वो असुरक्षित होकर के घरों में बैठ गया। तुर्क आते थे, वो ज़बरदस्ती लोगों का धर्मांतरण इत्यादि कराने पर जोर देते थे। तो पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का माहौल है, एक तो पूरा का पूरा वीरतापूर्ण दौर में, अराजक माहौल में और कई तरीके की विभीषिका और विषमताओं में बदल चुका था। ऐसे दौर में साहित्य विकसित हो रहा है, एक तो ये बात है। तो एक तो ये होगी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। भारत धर्म प्रधान देश रहा है बहुत शुरू से। शुरुआती दौर में भारत में वैदिक धर्म था, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म से ही आगे चल करके कई सारे देवी देवताओं की साधना, पूजा, स्तुति इत्यादि की परंपरा चली थी। बाद में जो वैदिक धर्म का मार्ग था धीरे धीरे रूढ़ हुआ। रूढ़ होना का क्या मतलब है कि उसमें एक वर्ग ने धर्म के ऊपर, भक्ति के ऊपर इस तरीके का अंकुश लगाने का प्रयास किया कि भक्ति केवल उच्च वर्ग की चीज़ है, उसमें निम्न वर्ग के लोग, स्त्रियां, श्रमिक, किसान इत्यादि मंदिरों में नहीं जा सकते, धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकते। ऐसे में धर्म के क्षेत्र में भी बंटवारा हुआ। और आपको पता है कि शुरुआती दौर में जो वैदिक धर्म था उसी के पैरेलल एक दूसरा जो वैदिक धर्म था वो तो सगुण था, जो शुरुआती दौर का था ये तो सगुण था, लेकिन इसी के पैरेलल एक निर्गुण धर्म की स्थापना हुई, निर्गुण मार्ग की भी स्थापना हुई, जिसमें कि बौद्ध और जैन दो धर्म थे। और यही जो सगुण मार्ग था जिसमें कई देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, बाद में चल कर के ये भी दो मुख्यतः उसमें बदल गया। एक वैष्णव में, यानी एक जो विष्णु की उपासना करते थे, दूसरे जो शिव की उपासना करते थे। जो पंच देवोपासक थे जिसमें शैव आते थे, शाक्त आते थे, स्मार्त आते थे, गाणपत्य आते थे, सौर आते थे, वही पांचों मिल करके इन्हीं दो में बदल गए, शैव और वैष्णव में। यानी जो वैदिक धर्म का मार्ग था जो पहले से चला आ रहा था इस क्षेत्र में, वहाँ पर दो ईश्वरों की उपासना महत्वपूर्ण हो गई थी, वैष्णव और शैव। लेकिन महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें ज़्यादातर उच्च वर्ग को ही पूजा पाठ करने की आज़ादी थी। निम्न वर्ग के लिए प्रायः धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक कार्य वर्जित थे। ऐसे में गौतम बुद्ध और जो है महावीर स्वामी जैसे लोगों ने एक अन्य मार्ग निकाला, जिसमें कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति आकर के ईश्वर की उपासना कर सकता है, भक्ति कर सकता है। लेकिन अंतर ये होगा कि यहाँ का ईश्वर सगुण होगा, अवतारवादी होगा, उसकी मूर्ति बना करके उपासना की जा सकती होगी। यहाँ का ईश्वर ब्रह्म होगा, वो निराकार होगा। उसकी उपासना के लिए पूजा मतलब कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। उसकी उपासना के लिए आपको ज्ञान और योग का सहारा लेना पड़ेगा। आपको षट चक्र भेदन करना पड़ेगा, कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी। चक्रों को तोड़ना पड़ेगा, कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा, सहस्त्रार चक्र खोलना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको ईश्वर प्राप्त होगा। तो हर्षवर्धन के समय ये सगुण और निर्गुण इन दोनों को खूब महत्व मिलता था। सगुणों के लिए वैष्णवों के भी मंदिर बनते थे, शैवों के भी मंदिर बनते थे, बौद्धों के विहार बनते थे और जैनों के भी मंदिर। शैव और वैष्णव तो हर क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन बौद्ध और जैनों ने आपस में कोई संघर्ष ना हो इसीलिए इन्होंने अपने क्षेत्र बांट लिए थे। बौद्धों ने अपना विकास भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया था, बौद्धों ने अपना इधर विकास किया था, और जैनों ने अपना उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकास किया था, ताकि हमारी साधना पद्धति एक ही जैसी है, हमारा ब्रह्म एक ही जैसा है। तो ऐसे में आने वाले समय में हमारे बीच में श्रेष्ठता की टकराहट ना हो, ऐसे में हम अपना अलग अलग क्षेत्र में विकास कर लेते हैं। बौद्धों ने अपना विकास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कर लिया, तभी तो आप देखिए जो सिद्धों का विकास होता है आगे, वो क्यों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में होता है। क्यों सराहपा को कहा जाता है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, सबरपा को कहा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ये क्यों जो है जैन ग्रंथों को राजस्थान या इधर गुजरात के क्षेत्र में आज जैनियों की बड़ी संख्या उस क्षेत्र में क्यों है,
क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना विभाजन कर लिया था कि भाई हमको इसी क्षेत्र में अपने मत का प्रचार प्रसार करना है उन लोगों के लिए जो लोग इन मंदिरों में नहीं जा सकते, जो इस क्षेत्र के धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, जो अपने को भक्तिहीन महसूस करते हैं, ईश्वर से अपना जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते, उनके लिए हम एक नया मार्ग निकाल देते हैं भक्ति का, निर्गुण मार्ग। और हमारे बीच में कोई क्लैश ना हो, इसीलिए हम अपना विकास अलग अलग क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है उसमें हम अपना विकास, बौद्धों ने कि हम इधर अपना विकास करते हैं, इसीलिए बौद्धों के बिहार इत्यादि आप देखिए, बिहार, नालंदा इत्यादि क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। और जैनों ने अपना विकास पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कर लिया था। और हर्षवर्धन के समय में चारों मार्गों को, चारों को मतलब समान रूप से सहायता दी जाती थी, समान रूप से इनके विकास का मौका दिया जाता था सबके लिए। यानी राजा धर्म पालक भी था, खुद वो चाहे जो धर्म मानते हो, लेकिन हर एक धर्म को उन्होंने इज्जत, हर एक धर्म को संसाधन उपलब्ध करवाए। लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे ही मृत्यु होती है हर्षवर्धन की, राजपूत राजाओं का उदय होता है, आए दिन युद्ध होने लग जाते हैं, ऐसे में स्थिति बदल जाती है और बाहर से तुर्कों का भी आगमन होता है। एक नया धर्म इस्लाम आ रहा है यहाँ पर ऑलरेडी तो 4 हैं ही हैं, 5वां भी आकर के कूद पड़ा इसी में। और यहाँ पर स्थिति देखिए, हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि प्रायः जो राजा थे, राजपूत राजा, अब वो आए दिन जो लड़ेगा, अब ये बात आप बताइए, क्या वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन बातों को मानेगा वो? ये बताइए आप मुझे। जो दिन भर मार काट कर रहा है, स्त्रियों का अपहरण कर रहा है, दिन रात सुरा सुंदरी के पान में मस्त है, वो क्या ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ का पालन कर पाएगा? क्या अहिंसा जैसी चीज़ का पालन कर पाएगा? क्या अस्तेय यानी चोरी यानी लूटपाट तो कर रहा है और अस्तेय जैसी बात कैसे मान पाएगा? अपरिग्रह की उतना ही जुटाइए जितने से काम चल जाए, लेकिन वहाँ तो अपना राज्य विस्तार कर रहा है। तो आप अपने खुद सोच करके आप ये बताइए कि क्या इन राजपूत राजाओं के उदय से और आए दिन होने वाले युद्ध से क्या इन धर्मों को आश्रय मिलना शुरू होगा? आश्रय मिलेगा क्या इनको दरबारों में? बताइए आप। नहीं मिलेगा। इसीलिए इनको तो मिले, भाई शिव तो संहारक देवता हैं, उन्हीं की तो पूजा उपासना करके मंदिर में जाएगा वो युद्ध लड़ने। कुछ जो राजा हैं थोड़े शांत प्रवृत्ति के, वो वैष्णवों को भी चलिए मान लेंगे, क्योंकि इनके ही राम और कृष्ण इन्हीं के अवतार हैं। और फिर ये देवता समझ में आते हैं, भाई मूर्ति होकर इनकी पूजा उपासना, पूजा पाठ होती है, माला फूल चढ़ाया जाता है, ये भक्ति लोगों की समझ में आती है। ये तो वैसे ही एक तो दुरूह भक्ति, उसके बाद इसके अपने मूल्य इतने उदात्त हैं जो कि इस समय से मेल नहीं खाते। इसीलिए इस हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा इन्हीं धर्मों के संकट, इन्हीं धर्मों के अस्तित्व पर संकट आ गया कि अब ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि राजा तो इनको अपने दरबार में आश्रय दे नहीं रहा है। अब जनता दे दे तो दे दे, अब इन्हीं की स्थिति कैसे विकृत होती है, कैसे इनमें परिवर्तन, बदलाव आता है, इनका स्वरूप कैसे खराब होता है, और फिर उसको किस तरीके से इससे सिद्ध और नाथों का विकास होता है, कैसे जैनों का क्या रूप आगे चलता है, इसी चीज़ को हम आगे सिद्ध और नाथों में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना जानना है कि इस माहौल में इनकी स्थिति प्रायः दिनों दिन खराब होने लगी। और मज़ेदार तो बात देखिए, तुर्कों के आक्रमण के समय में एक बख्तियार खिलजी नाम का एक सनकी जो है तुर्क, वो आकर के बौद्धों के पूरे बिहार को उजाड़ दिया, नालंदा को आग लगा दिया, पूरे के पूरे विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को फूंक दिया। कम से कम उस मूर्ख को ये बात तो पता होनी चाहिए थी कि तुम ही अपनी लूटपाट करो, इन किताबों को जलाने में क्या रखा हुआ है, इन किताबों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तुम लूटपाट करने और लूटपाट करके ले जाओ। कहते हैं कि भारत का कितना संचित ज्ञान, कितना संचित साहित्य जो है उसमें जल करके खाक हो गया। तो ऐसे में बौद्धों के इधर बख्तियार खिलजी इत्यादि के आक्रमण के चलते भी इनको अपना बिहार छोड़ के भागना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी। ऐसे में भी इनके अस्तित्व के ऊपर संकट आए। जैनों के साथ कुछ बात अलग थी, जिसकी बात हम जैन साहित्य वाले पार्ट में करेंगे। तो अब आप देखिए, पूरा का पूरा उत्तर भारत धर्म का अखाड़ा बन चुका है। बौद्ध और जैन ये जनता को कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि राजा तो आश्रय देना है, जनता को कन्विंस कर रहे हैं कि जनता उनके हिसाब से, जनता खुद भूखमरी, दरिद्रता, गरीबी, अकाल इत्यादि से पीड़ित है, वो अशिक्षित है, वो क्या समझ पाएगी अष्टांग सिद्धांत, वो क्या समझ पाएगी अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि की चीज़ों को। तो फिर जनता के हिसाब से इन्हें अपने को बदलना पड़ा। बाद में क्या हुआ, इसी के चलते तो इनको वाममार्गी कहने लगे लोग। अच्छा,
इस्लाम आ गया, इस्लाम के आने से एक और हमारे यहाँ कहते हैं दिक्कत को कबाहट कहते हैं, एक वो होने लगी। क्या होने लगी साहब कि अब ये दूसरी संस्कृति थी, यहाँ के लोग हिंदू संस्कृति के लोग थे, अब ये दो विरोधी संस्कृतियों में आपस में टकराहट होने लगी। इसकी साधना पद्धति अलग, इसकी साधना पद्धति अलग, दोनों अलग अलग मत और मान्यताओं को मानने वाले लोग। और चूंकि इसके लोग लगातार जीतते जा रहे थे तो अपने धर्म को थोपते जा रहे थे। ऐसे में जो धार्मिक, जिसको कहते हैं कि धार्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही थी, धर्म परिवर्तन की बड़ी सारी चीज़ें लोग बड़ा असहज महसूस करने लगे इस दौर में। तो आप देखेंगे कि ये केवल राजनीतिक, लिखा है बच्चन जी ने कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने कि ये केवल राजनीतिक अराजकता का युग नहीं है, बल्कि एक धार्मिक अराजकता का युग है। और इस धार्मिक अराजकता के युग में धर्म की कई नई नई राहें फूट रही थी, और उन नई राहों में उनके जो प्रवर्तक थे, जो राह दिखाने वाले लोग थे, उसमें वो लोग ईमानदार नहीं रह चले थे। यानी उन्होंने अपने धर्म में तमाम तरीके की विकृतियां और खराबी पैदा कर ली थी, जिसके चलते आगे धर्म का स्वरूप भी विकृत हुआ। तो एक तरह से पूरा का पूरा उत्तर भारत धर्म का अखाड़ा बना हुआ है, और इसी में धार्मिक साहित्य डेवलप हो रहा है। इसी से सिद्धनाथ और जैनों का साहित्य निकलेगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये तो धार्मिक परिस्थिति रही। साहित्यिक की बात करके आपको छोड़ देंगे, साहित्यिक परिस्थिति की बात करेंगे, साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। क्या हो रहा है साहित्यिक पृष्ठभूमि में? आप देखिए दो बातें। एक तो कि इस आए दिन होने वाले युद्ध से तीन तरीके की मानसिकता विकसित हुई। जनता, तीन तरीके की मानसिकता विकसित हुई आए दिन होने वाले युद्ध से, युद्धजन्य माहौल से, युद्धजन्य परिवेश से। एक वर्ग तो ऐसा था दरबारों का, सैनिकों का, समाज का एक ऐसा वर्ग था जो अपने राजा का साथ दे रहा था, जो युद्ध करना पसंद करता था, जो कि ये लिखता है कि 12 बरिस तो कूकर जीवे और 13 लो जीवे सियार, और बरिस 18 छत्री जीवे ज़्यादा जीवे को धिक्कार। एक वर्ग तो ये कह रहा है कि 18 वर्ष से ज़्यादा जीना धिक्कार है, लड़ करके यहाँ से वीर गति प्राप्त करो और चल करके स्वर्ग में अपना नाम अमर कराओ, यहाँ पे लोग आने वाले समय में आपकी गाथाएं गाएं। यानी एक वर्ग तो वो है जो तलवारों के साथ गौरव के गीत गाते हुए जीना चाहता है, जो कि युद्ध करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहता है। इसीलिए एक प्रकार की मानसिकता आपको इस काल में दिखेगी, युद्ध के कारण वीरता प्रधान मानसिकता। और ये वीरता प्रधान मानसिकता कहाँ है? ये प्रायः दरबारों में है। दरबारों में ज़्यादातर वीरता प्रधान मानसिकता है, ज़्यादातर लोग वीरता को, युद्ध को पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिएगा, दूसरा जो अब लोक में दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो दरबार है, एक लोक है, दो ही तो होता है, एक दरबार है और एक लोक है। दरबार में वीरता प्रधान प्रवृत्ति हो गई। अब लोक में देखिए आए दिन होने वाले युद्धों से दो तरीके के लोग हो गए यहाँ पर। एक जिसका मन ऊब चुका था, आप देख लीजिए आप एक छोटे परिवार का उदाहरण ले लीजिए, किसी परिवार में आए दिन जो है विवाद होने लगे, आए दिन कलह उठने लगे, तो उसमें रहने वाले कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार ये क्या रोज़ रोज़ हो रहा है, चलो यहाँ से निकलो, बाहर हटो, छोड़ो यहाँ से इस परिवार को। तो ऐसे ही जो इस यहाँ के लोग हैं, जो दुनियावी लोग हैं, जो पहले उत्पादन करते थे, बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, तमाम तरीके के विकासपूर्ण कार्य कर रहे थे, अपनी संपत्ति बना चुके थे, अब वो आए दिन होने वाले युद्धों से परेशान हो चुके थे। उनको लगता था कि कौन सी तलवार कब आकर के ये गर्दन नाप दे, कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे में एक वर्ग तो ये है जो कि संसार से पलायन की बात सोचने लगा, संसारेतर बातें सोचने लगा। उसके लिए अब लोक से ज़्यादा परलोक की बातें महत्व रखने लगी। उसके लिए समाज से ज़्यादा ईश्वरीय, जो भौतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ें महत्व रखने लगी। उसका मन अब संसार में शांति नहीं पाता है, ईश्वर की शरण में शांति पाता है। इसीलिए संसारेतर बातें वो सोचता है, संसारेतर मानसिकता, संसार से इतर, जो आध्यात्मिकता की तरफ, धार्मिकता की तरफ जाने वाला। और इसी से फिर आगे चल करके, अच्छा ये कहाँ पर हो रहा है? ये प्रायः मंदिरों में, मठों में, बिहारों में इस तरीके की बातें हो रही हैं। ज़्यादातर लोग इधर इस तरीके की संसारेतर बातें सोच रहे हैं, आए दिन होने वाले युद्धों से ऊब चुके हैं और वो सोचते हैं कि ईश्वर की शरण में ही असली शांति है और चल करके वहीं पर भक्ति उपासना साधना की जाए। क्या ज़रूरत है यहाँ पर संसार में रहने की? और इसी के गर्भ से फिर धार्मिक साहित्य पैदा होता है आदिकाल का। वह यही आगे चल करके सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में और जैन साहित्य में बदलेगा। यही वीरता पर जो दरबारों में पैदा हो रहा है मानसिकता, इससे आगे चल करके रासो साहित्य का विकास होता है।
जिसमें कि वीरता प्रधान प्रवृत्तियाँ चारण और भाट कवि जिसे लिख रहे हैं। यहाँ की लोग संसारेतर बातें, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, अंतर मन लय जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। कि आगे 9 लाख वेश्याएं नाच रही हो, पीछे पूरी सांसारिकता अपनी शक्ति के साथ खड़ी हो आपको आकर्षित करने के लिए, तमाम तरीके की भोग विलास की चीज़ें हों, और इधर 9 लाख पतुरियाँ यानी वेश्याएं नाच रही हैं। उसके बीच में बैठ करके अगर कोई योगी अपने को साध पा रहा है तो असली साधक वही है। अब इस तरीके की बातें कहने वाले लोग, जाहिर सी बात है कि उनको सांसारिकता से कोई मोह नहीं है और ना ही उनको वीरता से कोई मोह है। वो एक तीसरी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनमें कि धार्मिकता का उदय हो रहा है, और उनके साहित्य को फिर धार्मिक साहित्य कहा गया। और अंतिम बात बता करके आपको छोड़ेंगे, संसारेतर की बात। तीसरी बात है जो लोक में रहने वाले लोग हैं, जो इधर एक ही समाज में जो कि मठों की तरफ चले गए, संसारेतर मंदिरों की तरफ, जो बिहारों की तरफ चले गए लोग आधे, और आधे जो बचे हुए लोग हैं इसी लोक में, समाज में, जिनके भीतर की भोगवादी मानसिकता या श्रृंगार प्रधान, श्रृंगार या ये डॉक्टर नगेंद्र को मैं कोट कर रहा हूँ, श्रृंगार या भोग प्रधान मानसिकता। क्या होती है भोग प्रधान मानसिकता? 1 मिनट में समझ लेते हैं। भोग प्रधान मानसिकता का क्या मतलब है कि जो लोक में रहने वाले, जो दरबार में नहीं रह रहे हैं, जो मठों मंदिरों में नहीं रह रहे हैं, जो नॉर्मल समाज में रह रहे हैं, गांव गिराव में रह रहे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं? वो तो देख रहे हैं कि एक तरफ की आए दिन होने वाले, आए दिन युद्ध हो रहा है, लूटपाट लूट खसोट हो रही है, खेत में अनाज लगाते हैं आग लगा दी जाती है, कुछ पैसे जुटाते हैं लूटपाट कर ली जाती है, स्त्रियों का अपहरण कर दिया जाता है। ऐसे में ये जीवन बहुत ज़्यादा दिनों का है नहीं, प्रतिरोध करने लग जाइए तो मारकाट होने लग जाती है। तो ऐसे में जो कुछ जीवन बचा है उसको केवल अच्छी तरीके से जी लो। जैसे 2012 में देखिए लोग कह रहे थे दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब दुनिया ख़त्म होने की जैसे ही ये अफवाह फैली तो कई सारे लोग, उन्होंने सोचा 2000 बाद तो जीवन है नहीं, इस जो कुछ बचा है अभी, जो कुछ आज तक नहीं किया है वो कर लो। आज तक किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं किया है, कर लो। मदिरापान नहीं किया है, कर लो। किसी भी प्रकार की अनैतिकता परक बातें नहीं सोची हैं, उनको भी कुछ करके देख लो। तो आदमी के भीतर जब सही मामले में कहा जाए कि आदमी के अस्तित्व, जीवन के अस्तित्व के ऊपर जब क्वेश्चन मार्क लगने वाला होता है, किसी को असाध्य रोग हो जाए तो फिर वो बहुत कुछ संपत्ति जुटाने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचता, सोचता है कि जीवन में जितने कुछ दिन बचे हैं हंस खेल के बिता लो, वो काम कर लो जो अब तक नहीं कर पाए। और न यही, अब इस तरीके की बातें सोचना, यही तो भोगवादी मानसिकता है कि क्या करेंगे, संपत्ति जुटा करके कोई उसमें आग लगा देगा, कोई लूटपाट कर लेगा। तो ऐसे में उस संपत्ति का भोग कर लो भाई, वो काम कर लो जो आज तक नहीं कर पाए। तो इसी से एक भोगवादी मानसिकता पैदा होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में जो प्रयोगवाद में आप आगे चल करके क्षणवादी मानसिकता देखते हैं, आओ बैठे हरी घास पर क्षण भर, वो लाइन कहाँ से आती है? जब आए दिन बम, गोले, बारूद, परमाणु बम इत्यादि तमाम चीज़ें जो है फेंकी जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, ऐसे में आदमी का जीवन कितने दिन के लिए है? सोचेगा भाई जो कुछ बचा है उसका भोग करके चलो यहाँ, और कुछ है नहीं। तो इसीलिए भोगवादी मानसिकता, श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति पैदा होती है। और इसी के गर्भ से किस प्रकार का साहित्य पैदा हुआ? लौकिक प्रकार का साहित्य, जो लोक के हास परिहास, सुख दुख पर आधारित था। ठीक है, जिसमें कि ढोला मारूरा दुहा, संदेश रासक, या फिर खुसरो और विद्यापति इत्यादि की जो रचनाएं हैं, या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर हालांकि हैं तो ये गद्य साहित्य, लेकिन आप देखेंगे कुछ कुछ मानसिकता इधर दिखाई देगी, राउर बेल, वर्ण रत्नाकर इत्यादि की बात इधर होगी। तो क्या आपको एक कंप्लीट आदिकाल की प्रवृत्ति समझ में आ गई कि क्या हो रहा है, किन किन चीज़ों के बीच से कैसा साहित्य पैदा हो रहा है? अब इन्हीं साहित्य को हम डिटेल से पढ़ लेंगे कि धार्मिक साहित्य में क्या क्या है, रासों में क्या क्या है, लौकिक में क्या क्या है। कंप्लीट हो जाएगा काल हमारा। क्लियर है सारी बातें? जी सर। ठीक है, अब अगली क्लास हमारी आदिकाल के साहित्य पर शुरू होगी, विशुद्ध एकदम पूरा आदिकाल को हम पढ़ना शुरू कर देंगे कंप्लीट तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब आपके जो कुछ प्रश्न हैं वो आमंत्रित हैं। अब आप अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।